तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट है एनडीडीएस बीफार्म 7 सेमेस्टर में उसके रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेनिंग में यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे पहले जो इसकी सारी जो 5 यूनिट्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़ में। आप उनको देख सकते हैं, सारा आपको मिल जाएगा। पर उनमें से ना कुछ क्वेश्चन मिस हो गए थे, या आप कह सकते हैं जो अभी हम कवर कर रहे हैं पार्ट 3, वो हम लेटेस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उनके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन और इंक्लूड करें, जो अगर आप पढ़ करके जाओगे तो और अच्छे से यहाँ पे आप पास होगे। तो वही आज की इस वीडियो में आपको कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपली देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दीज आर रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर मिस्ड इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़। तो ये वो क्वेश्चंस रहेंगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोज़ में मिस हो गए हैं। पर इन वीडियो को इन क्वेश्चंस को समझने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले आपने ना पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोज़ को जरूर से देख लेना है। तो यहाँ पे वही पॉइंट है कि बिफोर कवरिंग दिस क्वेश्चंस प्लीज कवर पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनडीडीएस एंड पार्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनडीडीएस। तो उन वीडियोस का ड्यूरेशन मैंने लिख रखा है। जो पहली जो आपकी वीडियो है वो 1 घंटा 15 मिनट 47 सेकंड की है। दूसरी वीडियो आपको यहाँ पे 1 घंटा 48 मिनट और 33 सेकंड की है। अगर आप ओवरऑल अगर इसको देखोगे तो ये जो है 3 घंटे की वीडियो बैठती हैं और अराउंड 1 आवर की वीडियो आज ये होने वाली है। तो इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट है आप एनडीडीएस को यहाँ पे कम टाइम में कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस का जो लिंक है जो प्रीवियस है यानी कि पार्ट 1 जो पार्ट 2 है उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, या फिर आप सिंपली यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि जैसे एनडीडीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 फार्मेसी वाला या एनडीडीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 फार्मेसी वाला, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमने इस तरीके से यहाँ पे कवर करे हैं ताकि जो आपका लेंथी सिलेबस है वो कम टाइम में यहाँ पे कवर हो जाए। ओके, तो अभी जो यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड हुए हैं इस पार्ट 3 में, या कहें तो रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो टोटल सभी यूनिट्स यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें शॉर्ट भी इंक्लूड है और लॉन्ग भी इंक्लूड है। तो पहले कुछ क्वेश्चंस हमने इस तरीके से लिख रखे हैं, जैसे हम लिखते हैं। एंड इन नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं फार्मेसी वाला ऐप से। आपने सिंपली सर्च करना है प्ले स्टोर पर फार्मेसी वाला और आपको डाउनलोड कर लेना है। और आपको ना यहाँ पे बी फार्म का सेक्शन नजर आएगा, वहाँ पे आपको ना 7 सेमेस्टर मिलेगा। तो 7 सेमेस्टर में आप जाकर के वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन है तो आपको वहीं पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले गाइज, मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की, और यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका इंक्लूड हुआ है वो है राइट द फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रिलेवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, जो कि 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आया है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम कराया तो था, लेकिन ये ना शॉर्ट में कराया था 2 मार्क्स में, पर ये जो क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं तो इसको हम लॉन्ग में कवर करा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, जैसे कि CDDS कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम और पॉलीमर। तो CDDS के अंदर आपको ये यहाँ पे टॉपिक मिलेगा फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रिलेवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। बाकी इससे पहले हमने अच्छे से समझ रखा है कि CDDS क्या होता है, उसके वेरियस अप्रोचेस क्या है, एडवांटेज वगैरह, और इस पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन जो कि आप प्रीवियस वीडियोस में आई होप देख करके आ रहे होंगे, या नहीं भी देखा है तो इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको जरूर से समझा दूंगा। तो देखिए, पहले आपने ये समझना है कि आखिर सवाल ही क्या पूछा है। देखिए, राइट द फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स रिलेवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, मतलब उन ड्रग्स या उन दवाइयों की आपने फिजिको-केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ बनानी है जो कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए रिलीवेंट हैं या योग्य हैं या उपयुक्त हैं। मतलब आप किन किन दवाइयों की कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन या कंट्रोल्ड रिलीज प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है, क्योंकि हर एक जो ड्रग है उसकी आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन नहीं बना सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी समझने वाले हैं कि किन किन की यहाँ पे आप बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी पहले क्वेश्चन आपका ये दिमाग में उठेगा कि भाई आखिरी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन ही क्या है जो आप बनाना चाह रहे हैं, और उसी वजह से आप ड्रग्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ठीक है, इसी को हम देखिए समझ लेते हैं। वर्ड को यहाँ पे मैंने ब्रेक कर रखा है, कंट्रोल्ड रिलीज प्लस फॉर्मुलेशन। ओके, कंट्रोल्ड रिलीज मतलब स्लो एंड स्टेडी रिलीज ऑफ ड्रग, मतलब कोई ड्रग है जो हमारी रिलीज हो रही है स्लोली स्लोली और कांस्टेंट रेट से या स्टेडी रेट से, तो उसको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड रिलीज, ठीक है। एंड फॉर्मुलेशन आप जानते ही हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्ट या प्रिपरेशन या मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनाया जा रहा है वो फॉर्मुलेशन भी उसको हम बोल देते हैं। तो ऐसा फॉर्मुलेशन या ऐसी मेडिसिन या ऐसा प्रिपरेशन जिसमें जो ड्रग जो रिलीज हो रही है ना वो स्लोली स्लोली और एक कांस्टेंट रेट से रिलीज हो रही है, बस उन्हीं प्रोडक्ट को उन्हीं मेडिसिन को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन।
ठीक है, मैंने इनको डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 वीडियो में कि कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन से जो दवाई आपकी रिलीज होती है ड्रग, वो जीरो ऑर्डर पे होती है। जीरो ऑर्डर मतलब कि ये जो है डोज पे डिपेंड ही नहीं करती। अभी मैं आपको एक ग्राफ से समझाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने कैसे लिखनी है कि कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस आर दोज मेडिसिन्स दैट आर डिजाइन टू रिलीज द ड्रग स्लोली ओवर ए टाइम टू शो स्टेडी इफेक्ट इन द बॉडी। मतलब ऐसी दवाइयाँ या ऐसे आपके प्रोडक्ट जहाँ पे जो मेडिसिन्स है वो स्लोली स्लोली रिलीज होती है ओवर द टाइम, यानी कि लंबे टाइम के लिए, और एक कांस्टेंट या कहें तो स्टेडी इफेक्ट आपकी बॉडी में नज़र आता है। ठीक, अभी जैसे नॉर्मली हम जो मेडिसिन खाते हैं, मतलब पुरानी जो मेडिसिन टैबलेट की अगर हम बात करें, तो आपने कोई टैबलेट खाई, टैबलेट सपोज करो सुबह को खाई आपने, ठीक है, खाना खाने के बाद एक लेवल आएगा कि भाई टैबलेट का धीरे धीरे से आपके ब्लड में लेवल बढ़ रहा है, यानी कि वो अपने काम को कर रही है, आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो रही है। फिर 6-7-8 घंटे बाद वो जो ड्रग का इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। पर ये जो मेडिसिन है हमारी कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, यहाँ पे जो आप टैबलेट लोगे वो कुछ ऐसे कैप्सूल, ऐसे टैबलेट होंगी जहाँ पे टैबलेट का लेवल बढ़ेगा और फिर वो लगातार कॉन्स्टेंट बना रहेगा आपके ब्लड में, ना तो वो बढ़ेगा ज़्यादा ना ही वो कम होगा, यानी कि फिर वो डोज पे डिपेंड ही नहीं करेगा। इसको हम बोलते हैं ज़ीरो ऑर्डर। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट को हम बोलेंगे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। समझ आया? अब इसका जो है कई सारे यूज़ हैं, कई सारे फ़ायदे हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के। जैसे कि लिखा है दिस मेडिसिन हेल्प, ये मेडिसिन कहाँ हेल्प करती हैं? मेंटेन ए कांस्टेंट ड्रग लेवल इन द बॉडी, ये ड्रग का लेवल जो है कांस्टेंट बना के रखती हैं ब्लड में या कहें तो बॉडी में। ठीक है, पहला फ़ायदा। दूसरा कि रिड्यूस द नंबर ऑफ डोजेज रिक्वायर्ड इन ए डे, जैसे हम दवाई खाते हैं नॉर्मली सुबह शाम दोपहर, तो अगर आप कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन ले रहे हैं तो वो आप एक टैबलेट से पूरे दिन जो भी इफेक्ट है एक साथ ले सकते हैं। मतलब दोबारा से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, या कई बार तो हफ्तों भर भी चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट कन्वीनियंस एंड इफेक्टिवनेस। देखो इफेक्टिवनेस तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ के साथ हमारे जो पेशेंट है उनको बार बार दवाई वगैरह नहीं लेनी होती या भूलने की भी दिक्कत नहीं होती, तो ये पेशेंट के लिए कन्वीनियंट रहता है। ठीक, तो ये है कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। अभी मैं आपको ना इनके रियल लाइफ एग्जांपल देने वाला हूँ। मैंने ये चीज़ें इंक्लूड करी हैं अभी इन क्वेश्चंस में, क्योंकि टाइम के साथ थोड़ा सा ऐड करना ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे है वॉलपेरिन, ये ब्रांड नेम है जिसमें जो सॉल्ट आपका रहेगा वो है सोडियम वेल्पोरेट एंड वेल्प्रोइक एसिड। तो ये जो दवाई है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रियल लाइफ में कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी, जैसे कि कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट ऑफ सोडियम वेल्पोरेट एंड वेल्प्रोइक एसिड। तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर जो होते हैं, यानी कि जैसे एपिलेप्सी वगैरह, तो ये उनको ठीक करने में यूज़ होती है। तो यहाँ पे दिखाने का मतलब यहाँ पे ये है कि देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, मतलब ऐसी टैबलेट जिनका जो रिलीज़ है वो कंट्रोल तरीके से ज़ीरो ऑर्डर पे होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है, ये ब्रांड नेम है नोरजोन 10 CR। देखो CR एक शॉर्ट में सफिक्स आपको मिलेगा जिसका फुल फॉर्म रहेगा कंट्रोल्ड रिलीज। देखिए यहाँ पे CR है ना, और इधर भी कंट्रोल्ड रिलीज लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे है नॉर्थेस्ट्रोन एसीटेट कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट। तो ये जो है लेडीज़ के लिए होती है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए और कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो ये भी आपकी कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है। इसके अलावा यहाँ पे एमिसल्प्राइड कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट है, जो कि स्क्रिजोफ्रेनिया, इनकी जो ब्रेन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर हो जाते हैं उनको ठीक करती हैं। तो अगर आप इनमें से कोई भी एक टैबलेट ले लेते हैं तो इनको आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनका इफेक्ट पूरे दिन 48 घंटे या हफ्तों पर भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ये रियल लाइफ एग्जांपल दिए कि मार्केट में ये कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन कौन से हैं। ठीक है, अब ये जो कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन है इनका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे टेक्निकली समझा देता हूँ कि आखिर कैसे काम करते हैं। देखिए इस तरफ जो है ना हमने दिखा रखा है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, मतलब अगर आप ऊपर को जाओगे ना इस तरफ को, तो यहाँ पे ड्रग का जो लेवल है हमारे ब्लड में बढ़ रहा है। इधर जो है टाइम दिखा रखा है कि देखिए टाइम के साथ देखिए सबसे पहले हम समझते हैं ये जो नीचे आपको दिख रहा है कन्वेंशनल टैबलेट और कैप्सूल, मतलब जो हमारी पुरानी जो हम ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ करते हैं कैप्सूल, सिरप या फिर टैबलेट को, तो जब आप उस टैबलेट को खाते हैं, नॉर्मल जो टैबलेट रहती है आपकी, तो उसको आप खाते हैं तो उसका जो लेवल है प्लाज्मा में या कहें तो ब्लड में इस तरीके से बढ़ता है। ठीक है, लगातार बढ़ता जाता है, एक टाइम आता है कि वो पीक लेवल पे पहुंचता है, फिर 8 घंटे के बाद 6 घंटे के बाद वो जो है कम हो जाता है एक साथ। इसको हम बोलते हैं जो आपकी नॉर्मल टैबलेट रहती हैं। एक आपने सुना होगा सस्टेन्ड रिलीज, कि उनका जो रिलीज़ है
वो हो तो फर्स्ट ऑर्डर पे ही रहा है, पर वो थोड़े प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो रहा है, यानी कि लंबे टाइम के लिए हो रहा है सस्टेन्ड तरीके से। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि यहाँ पे ये धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ा और अचानक से वो कम नहीं होगा, थोड़ा धीरे धीरे से होगा, पर लगातार वो कम होता जाएगा। पर जो अभी हमने जिस पे फोकस कर रखा, हाईलाइट करके अगर आपको यहाँ पे नोट कर रहे हैं आप, कि ज़ीरो ऑर्डर कंट्रोल्ड रिलीज, कि देखिए यहाँ पे आपकी जो ड्रग है उसका लेवल बढ़ा आपके ब्लड में, फिर वो लगातार एक कांस्टेंट रेट पे रहेगा 24 घंटे, 48 घंटे, 7 दिन। तो ये जो है कांस्टेंट मतलब वहाँ पे बना रहेगा, ब्लड में जो है लेवल बराबर बना रहेगा। तो ऐसी ही दवाइयाँ जिनका जो रिलीज़ है वो कंट्रोल्ड तरीके से ज़ीरो ऑर्डर पे हो रहा है। ज़ीरो ऑर्डर आपने सुने होंगे, रिएक्शन या पढ़ी होंगी कि वो जो है डोज पे डिपेंड नहीं करती, आप डोज को घटा दो या बढ़ा दो, वो बरकरार जितना है उतना ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा समझाया कि कैसे यहाँ पे चल रहा होता है। अब जो आपने ये रियल लाइफ के जो एग्जांपल देखे हैं, इनको हम बोलेंगे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, ये कंट्रोल्ड रिलीज मेडिसिन्स। अब इन्हीं कंट्रोल्ड रिलीज मेडिसिन्स को बनाने के लिए जो इनकी मेन ड्रग है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सोडियम वैल्प्रोएट एंड वैल्प्रोइक एसिड, ये मेन ड्रग है ना, मेन एपीआई। यहाँ पे नॉर्थिस्ट्रोन, ये इसकी मेन है। यहाँ पे एमिसल्फराइड, ये इसका मेन है, मेन एपीआई। तो इन मेन एपीआई की क्या फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कंट्रोल्ड रिलीज मेडिसिन बनाने के लिए, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो यहाँ पे देखिए वही जो मैंने हेडिंग लिख रखी है, फिजिको केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग्स रिलीवेंट टू कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। मतलब कंट्रोल्ड रिलीज मेडिसिन या फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, देखिए मैंने हिंदी में भी लिखा है कि कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए या उनको बनाने के लिए उचित या योग्य दवाओं के भौतिक और रासायनिक और जैविक गुण क्या होने चाहिए, वो यहाँ पे आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो कि कंबाइन यहाँ पे अपने डिस्कस करने। तो लिखा है देयर आर फॉलोइंग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग डेट आर इम्पोर्टेंट फॉर डिज़ाइनिंग कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, की ये जो प्रॉपर्टी हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं अगर आप CRDDS के लिए अगर आप मेडिसिन बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे है सबसे पहले सोल्यूबिलिटी, पार्टीशन कोएफिशिएंट, मोलिकुलर साइज, ड्रग स्टेबिलिटी और ड्रग पीके एंड आयोनाइजेशन। तो सभी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले है सोल्यूबिलिटी, कि अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाना चाह रहे हैं तो ड्रग की सोल्यूबिलिटी कैसी होनी चाहिए, वाटर में होनी चाहिए या लिपिड में होनी चाहिए, किस तरीके से, ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो वो लिख रखा है यहाँ पे कि द ड्रग शुड हैव गुड सोल्यूबिलिटी इन बोथ वाटर एंड लिपिड्स फॉर कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन। कि अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाना चाह रहे हैं तो जो मेन ड्रग है उसकी जो सोल्यूबिलिटी है वो वाटर में भी होनी चाहिए और लिपिड में भी होनी चाहिए, और वो गुड होनी चाहिए। इतनी हाई भी ना हो कि भाई वो बहुत ही जल्दी वहाँ पे डिज़ोल्व हो जाए, और इतनी मतलब कि अनसोल्यूबल भी ना हो कि भाई वो अच्छे से डिज़ोल्व भी ना हो पाए। तो यहाँ पे ये मेंटेन रहनी चाहिए। अभी मैंने बोला कि वाटर में भी हो, लिपिड में भी हो। वाटर में क्यों हो? वाटर सोल्यूबिलिटी ये रिक्वायर्ड होती है कि अगर आपकी जो ड्रग है वो टैबलेट है तो वो सबसे पहले GIT में जाएगी, यानी कि आपके स्टोमक में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाएगी, तो पहले वो वहाँ पे डिज़ोल्व होगी। तो डिज़ोल्व होने के लिए वाटरी नेचर, या कहें तो वो वाटर में सोल्यूबल होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड की लिपिड में भी वो सोल्युबिलिटी रखती हो। लिपिड में अगर वो सोल्युबिलिटी रखेगी तो उसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो मेम्ब्रेन के लिए जो परमिबिलिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी ऐसी रहनी चाहिए अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बनाना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट और हाईलाइटेड है कि ड्रग शुड नॉट हैव वेरी हाई सोल्युबिलिटी, की जो जो मेन ड्रग है उसकी सोल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा का मतलब है कि ऐसा भी ना हो कि आपने वो खाई और तुरंत वो जाकर के डिज़ोल्व होगी, थोड़ा उसमें टाइम लगना चाहिए। और इसके अलावा वो जो है ज़्यादा इतनी, ऐसा भी नहीं कि बहुत ही जल्दी वो एब्जॉर्व हो जाए, धीरे धीरे एब्जॉर्व होगी, धीरे धीरे वो असर दिखाएगी, तो लंबे टाइम तक वो काम कर पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सोल्युबिलिटी हो। नेक्स्ट है पार्टीशन कोएफिशिएंट, जिसकी मदद से आप पता लगा पाते हैं कि ड्रग आपकी जो है वाटर सोल्यूबल है या फिर लिपिड सोल्यूबल है। तो लिखा है कि ड्रग शुड हैव बैलेंस्ड ऑयल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट, ये भी बैलेंस में होना चाहिए। अगर ड्रग आपकी बहुत ज़्यादा लाइपोफिलिक है, अगर ड्रग आपकी बहुत ज़्यादा लिपिड में सोल्यूबल है तो भाई एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। ठीक है, इन द अदर हैंड अगर हम देखें कि यहाँ पे इफ़ इट इज़ टू हाइड्रोफिलिक, अगर ये बहुत ज़्यादा वाटर में सोल्यूबल रही तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से नहीं होगा। कहने का मतलब ये बैलेंस में रहना चाहिए अगर आप कौन सी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, कंट्रोल्ड और रिलीज फॉर्मुलेशन। ओके, नेक्स्ट है मोलिकुलर साइज़ कितना रहना चाहिए, कि जो आप मेडिसिन बना रहे हैं उसमें मेन जो ड्रग है उसका मोलिकुलर साइज़, पार्टिकल का साइज़। तो लिखा है द मोलिकुलर साइज ऑफ ड्रग पार्टिकल शुड बी स्मॉल टू मीडियम फॉर इजी एब्जॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन थ्रू मेम्ब्रेन।
कि उनका जो साइज़ है वो स्मॉल से मीडियम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, मतलब मीडियम रहना चाहिए। लेस देन 400 डाल्टन ये होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने रीज़न लिखे हैं कि अगर देखिए लार्ज मॉलिक्यूल रहे तो भाई वो ईजिली जो है मेम्ब्रेन से पार नहीं हो पाएंगे, यानी कि एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे धीरे होगा। अगर वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल रहे तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है रैपिडली हो जाएगा, या रिलीज़ बहुत रैपिडली हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से अफेक्ट करेगा, समझ गए। नेक्स्ट में आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे है नेक्स्ट, ड्रग स्टेबिलिटी कैसी रहनी चाहिए। तो द ड्रग शुड बी केमिकली स्टेबल इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड एंड इन स्टोरेज कंडीशन टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। कि जो मेन ड्रग है वो जो है स्टेबल रहनी चाहिए। अगर आपकी टैबलेट जो है वो स्टोमक में जा रही है तो वहाँ पे ना वो ब्रेक हो जाए, इंटेस्टाइन में जा रही है तो वहाँ पे ना ब्रेक हो जाए, है ना। तो वो जो है स्टेबल बनी रहनी चाहिए और साथ के साथ स्टोरेज कंडीशन में भी वो डिग्रेड ना हो। तो ये उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। अगर वो अनस्टेबल रही तो इसका मतलब वो इफेक्टिवनेस पहले ही खो देगी, ठीक है। लास्ट में है ड्रग पीकेए एंड आयोनाइजेशन। देखिए लिखा है पीकेए क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। इसकी मदद से आप पता लगा पाते हैं कि आपकी जो ड्रग है वो आयोनाइज्ड है या अनआयोनाइज्ड है। आपने देखिए फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो आयोनाइज्ड ड्रग होती हैं वो वाटर में सॉल्युबल रहती हैं, जो अनआयोनाइज्ड रहती हैं वो लिपिड में सॉल्युबल रहती हैं। तो इनका फंडा वहीं से है कि पीकेए यानी कि द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर ए ड्रग विल बी आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड एट गिवन पीएच। कि जो आपका पीके जो वैल्यू होती है उसकी मदद से आप पता लगा पाते हैं कि आपकी जो ड्रग है वो आयोनिक होगी या अनआयोनिक होगी, उस पर आयन होंगे या वो जो है नॉन आयोनिक रहेगी, ठीक है। और आयोनाइजेशन जो है अफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को। कैसे, अगर आपकी ड्रग आयोनाइज्ड है, अगर वो आयंस में टूटी पड़ी है, प्लस माइनस में है, तो वो जो है वाटर में सॉल्युबल रहेगी। अगर वाटर में सॉल्युबल रही मतलब एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, ठीक। दूसरी तरफ अगर वो अनआयोनाइज्ड है तो वो जो है लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल रहेगी, मतलब एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होगा। तो इनका भी ना बैलेंस रहना चाहिए। तो पीकेए वैल्यू कितनी रहनी चाहिए वो आपने याद रखनी है कि द ड्रग्स विद पीकेए अराउंड 4 to 8 कैन एग्जिस्ट इन बोथ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म एट डिफरेंट पीएच। कि जो टैबलेट जो ड्रग, जो मेन ड्रग जिनका पीकेए वैल्यू 4 से 8 के बीच में रहता है तो वो जो है दोनों फॉर्म में रह सकती हैं, आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड। तो उनका पीके वैल्यू इस रेंज में रहना चाहिए। तो ये अभी जो आपने देखा है ना वो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी देखी है कि ड्रग के अंदर कौन सी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी रहनी चाहिए अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, क्लियर। अब नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जैविक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि मतलब वो हमारे बॉडी में जाकर के कैसे कैसे क्या चीज़ें करेगी। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, या उसकी थेराप्यूटिक विंडो क्या है, हाफ लाइफ वगैरह कितनी है। तो ये कई सारे आपकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपने पहले कंसिडर करनी चाहिए अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बना रहे हैं। तो सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सारे पहले इस तरीके से। लेकिन सबसे पहले है एब्जॉर्प्शन। तो देखिए आपकी जो मेडिसिन है, जैसे आप बना रहे हैं प्रोडक्ट, वो इस तरीके से बना रहे हैं कि ये जो है लंबे टाइम तक काम करे और कांस्टेंट इसका लेवल बना रहे ब्लड में। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कंट्रोल्ड तरीके से रहे। लिखा है फॉर कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन द ड्रग शुड बी एब्जॉर्ब एट मॉडरेट एंड कंसिस्टेंट रेट। कि ऐसा नहीं कि एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से हो जाए या बहुत स्लोली ही हो, मतलब वो मॉडरेट रहना चाहिए, ना तो बहुत तेज़ी से हो ना ही बहुत धीमे हो। तो ये एब्जॉर्प्शन रेट रहना चाहिए, ठीक है। ये उनके अंदर एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। द ड्रग मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली टू द टारगेट साइट ऑफ एक्शन। कि ड्रग जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, प्रॉपर तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से। और अगर वो यूनिफॉर्म तरीके से यहाँ पे मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो वो जो है एक्शन जो है मतलब कि उसका ब्लड लेवल जो है वो लगातार कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस देखी जा सकती हैं। तो यही है, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए कंसिस्टेंट थेराप्यूटिक इफेक्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होगा तभी जो है थेराप्यूटिक इफेक्ट वहाँ पे कंसिस्टेंट रह पाएगा, मतलब बराबर बरकरार रह पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए वो है मेटाबॉलिज्म। मतलब मेटाबॉलिज्म कैसे रहना चाहिए ड्रग का, वो भी आपने यहाँ पे देखना है कि ड्रग्स डेट आर स्लोली मेटाबोलाइज आर बेटर फॉर कंट्रोल्ड रिलीज बिकॉज दे स्टे लॉन्गर एंड मेंटेन स्टेडी लेवल इन द बॉडी। कि देखिए ऑब्वियस सी बात है कि भाई जिन ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म धीमे होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है लंबे टाइम तक वहाँ पे काम करेंगी और बॉडी में इफेक्ट भी लंबे टाइम तक रहेगा। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो आपने वही ड्रग सेलेक्ट करनी है जिनका मेटाबॉलिज्म धीमे हो,
क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे थेरेप्यूटिक विंडो कैसी रहनी चाहिए। तो देखिए थेरेप्यूटिक विंडो क्या होती है, पहले आपने वो पता होना चाहिए। मैंने उसका मतलब यहाँ पे बस लिख दिया है कि रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव डोज एंड टॉक्सिक डोज ऑफ ड्रग, मतलब कम से कम कितनी डोज दें कि वो इफेक्ट शो करे। जैसे कि मैं आपको नॉर्मली एग्जांपल से बता देता हूँ कि सपोज करो कि आप जो है सिट्राजिन की 50 mg दे रहे हैं, 50 मिलीग्राम सिट्राजिन दे रहे हैं, तभी वो इफेक्ट शो करे। अगर आप 49 भी दे रहे हैं तब वो इफेक्ट शो नहीं करती, तो इफेक्टिव डोज होगी उसकी 50। और अगर आप जो है इसकी 600 mg दे रहे हैं तब तक जो है ये अच्छे से काम करती है, ठीक है। और 600 mg से अगर आपने 601 mg भी दे दिया तो ये यहाँ पे लीथल अगर हो जाए, अगर ये नुकसान पहुँचाने लग जाए, तो इस रेंज को यानी कि इफेक्टिव डोज और यहाँ पे लीथल डोज की जो रेंज होती है, इस रेंज को या कहें तो वही जो उसका जो गैप है वो आपका थेरेप्यूटिक विंडो कहा जाता है। तो थेरेप्यूटिक विंडो अगर जिन मेडिसिन की कम रहती है, जैसे सपोज करो कि आपकी कोई मेडिसिन है जिसकी थेरेप्यूटिक विंडो है वो इतनी है कि 50 से अगर आप 100 mg दोगे तभी वो अच्छे से काम करेगी, अगर 50 से कम दोगे तो काम ही नहीं करेगी, अगर 50 से ज़्यादा दोगे तो भाई वो नुकसान यहाँ पे पहुँचाएगी, सॉरी 100 से अगर आप ज़्यादा दोगे तो यहाँ पे नुकसान पहुँच जाएगी। तो आपने जो उसका लेवल है वो 50 से 100 के बीच में रखना है। तो इस टाइम पे अपने डोज को बहुत ध्यान से रखना होगा और उसका लेवल मेंटेन करके रखना होगा। तो उन सभी मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन, मतलब जिनकी थेरेप्यूटिक विंडो यहाँ पे नैरो होती है उनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं कि आप यहाँ पे कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन ही तैयार करो। लिखा है ड्रग विद नैरो थेरेप्यूटिक विंडो रिक्वायर प्रिसाइज डोजिंग, उनकी डोजिंग प्रिसाइज होनी चाहिए, वो रिक्वायर करते हैं। तो इट कैन बी मेंटेन प्रॉपरली बाई कंट्रोल्ड रिलीज, तो इसको हम जो है कंट्रोल्ड रिलीज से यानी कि कंट्रोल रिलीज फॉर्मेशन बना करके अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो थेरेप्यूटिक विंडो नैरो होगी तो और बेटर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बायोलॉजिकल हाफ लाइफ उसकी कितनी होनी चाहिए। हाफ लाइफ आप जानते हैं कि वो टाइम जिसमें जो आपकी मेडिसिन है या जो आपकी ड्रग है वो अपनी स्टार्टिंग डोज का आधा रह जाती है मेटाबोलाइज होने के दौरान, वही हाफ लाइफ कही जाती है। तो हाफ लाइफ जितनी ज़्यादा होगी ऑब्वियसली बात है आपकी मेडिसिन उतना ही लंबा उतनी ही देर तक काम करेगी आपकी बॉडी में। तो लिखना है ड्रग्स विद ए लॉन्गर हाफ लाइफ आर बेटर फॉर कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन बिकॉज दे स्टे एक्टिव इन बॉडी फॉर ए लॉन्गर टाइम। एंड इसकी वजह से जब ये लॉन्गर टाइम यहाँ पे रुकेगी, हाफ लाइफ ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पे जो डोजिंग की जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। लास्ट में है प्रोटीन बाइंडिंग कैसे होनी चाहिए। प्रोटीन बाइंडिंग जो आपके ब्लड में जो प्रोटीन्स होती हैं एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन वगैरह, तो वहाँ पे जाकर के आपकी जो ड्रग बाइंड करती है उसी को हम बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग। तो जितने देर तक वो बाइंड करके रखेगी, मतलब धीरे धीरे फिर वो अपना असर दिखाएगी या कहें तो लंबे टाइम तक वो रुक पाएगी। तो प्रोटीन बाइंडिंग जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा रहेगा। तो लिखा है ड्रग्स दैट आर हाईली प्रोटीन बाउंड आर प्रिफर्ड बिकॉज दे रिलीज स्लोली इन ब्लड स्ट्रीम एंड मेंटेन ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं 6 सेम में। तो क्लियर हुआ आपको कि क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने जो है यहाँ पे ध्यान रखनी होंगी अगर आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं, या उन ड्रग के अंदर ये प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए तभी आप कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो अभी जो आपका एनडीडीएस का जो यूनिट नंबर 1 है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन इंक्लूड हुआ है केवल यूनिट फर्स्ट से यही होता है। बाकी इसके अलावा जो पॉलीमर वगैरह है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन उसको मैंने कवर करा रखा है, सारा यहाँ से इंक्लूड है। और इसके बाद देखिए हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की। तो यहाँ पे आपको 3 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला माइक्रो इनकैप्सुलेशन, और दूसरा यहाँ पे म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, थर्ड यहाँ पे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। पहले क्वेश्चन आपको माइक्रो इनकैप्सुलेशन से ही बनता है, यहाँ पे इंक्लूड हुआ है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि राइट 4 मेथड्स ऑफ माइक्रो इनकैप्सुलेशन विद एग्जाम्पल, जो कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन ही आपका आता है। तो देखिए माइक्रो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम बताई थी, जो कि शॉर्ट में ही पूछी भी जाती है, पर कई बार इसके ना 4 मेथड भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो मैं इन मेथड्स को भी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं पहले आपको रिकॉल ही करा देता हूँ कि भाई माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या होता है। तो सिंपली अपने वर्ड को ब्रेक करना है, माइक्रो प्लस इनकैप्सुलेशन। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा, एंड इनकैप्सुलेशन मतलब एनक्लोजिंग समथिंग बाई कोटिंग, बाई थिन कोटिंग, मतलब किसी भी चीज़ को कोटिंग से बंद करना, इनक्लोज करना। जैसे कोई छोटी सी चीज़ है, सपोज करो कि छोटा सा ड्रग का पार्टिकल है, इसके ऊपर आपने बाहर से कवरिंग कर दी या कहे तो कोटिंग कर दी, बस इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और ये जो बनेगा इसको हम बोलेंगे माइक्रो कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको डेफिनेशन सिंपल बता दूं कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस इन विच स्मॉल पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स ऑफ ड्रग आर इनक्लोज्ड विद इन थिन प्रोटेक्टिव सेल ऑफ पॉलीमर
या कोटिंग मटेरियल कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ड्रग के छोटे से पार्टिकल या छोटी से ड्रॉप्स को हम कोटिंग मटेरियल की एक थिन लेयर के अंदर जो है बंद कर देते हैं, वही प्रोसेस माइक्रो इनकैप्सुलेशन कही जाती है। जैसे इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, आपको थोड़ा रियलिस्टिक यहाँ पे लगे कि देखिए ये इमेज आप देखोगे, पहले इस पर फोकस कीजिए। ये ब्लू कलर में अगर आप देख रहे हो तो ये बाहर कवरिंग एक तरीके से, इसको हम बोलेंगे कोटिंग, जो कि पॉलीमर की है। अब इसी के अंदर हमने अपनी मेन ड्रग को यहाँ पे इनक्लोज कर रखा है, बंद कर रखा है, ठीक है, जो कि एपीआई या एक्टिव इंग्रेडिएंट। तो ये जो आपका बना इसको हम बोलेंगे माइक्रो कैप्सूल। और ये माइक्रो कैप्सूल किस प्रोसेस से बना, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रो इनकैप्सुलेशन। वो प्रोसेस मैंने यहाँ पे समझा रहा है कि आखिर कैसे ये होता है। जैसे सबसे पहले जो आपका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये मेन ड्रग है आपकी ब्लू कलर में, ठीक है। इस पे आप स्प्रे कर रहे हैं, किसकी स्प्रे कर रहे हैं, कोटिंग मटेरियल की या कहीं तो पॉलीमर की। फिर वो इस तरीके से उसको पूरे तरीके से वेट करता है, गीला करता है, फिर वो पूरे पे स्प्रेड हो जाता है और लास्ट में जाकर के इस तरीके से आपका ये कोटेड पार्टिकल या कहें तो माइक्रो कैप्सूल बनता है। देखिए माइक्रो कैप्सूल नेम में छिपा है माइक्रो से, यानी कि एक तरीके से जिसका साइज हो माइक्रोन में हो, या उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। आप इसको अपनी नॉर्मल आँख से सामने से नहीं देख सकते, आप इसको माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाएंगे, ठीक। अब ये जो है आपने किन किन तरीक़ों से बनाने हैं या किन किन तरीक़ों से बनते हैं, वो 4 तरीके बताने हैं। तो यहाँ पे 4 तरीके शॉर्ट में ही बताने, क्योंकि शॉर्ट में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहला तरीका देखिए स्प्रे ड्राइंग, ठीक है। तो लिखा है इन दिस मेथड ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कोर एंड कोटिंग मटेरियल इज स्प्रेड इनटू ए हॉट एयर चैम्बर टू फॉर्म माइक्रो कैप्सूल। यानी कि ये जो प्रोसेस है ना, आप इसको डायरेक्टली एक इमेज से ही समझो कि आखिर इसको हम जो है यहाँ पे ड्राइंग स्प्रे क्यों बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है, ये कोर मटेरियल है। कोर का मतलब होता है जो बीच में रहेगा, या इसको मैं ये भी बोलता हूँ कि यही आपकी ड्रग है, यही आपकी एपीआई है, ठीक है। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये वॉल मटेरियल है, यानी कि पॉलीमर है। अब आपने इन दोनों को मिक्स किया, इमल्सन बना दिया, ठीक है। अब इसको जो है आप एक ड्राइंग चैम्बर में जो है स्प्रे करोगे, जैसे कि ड्राइंग चैम्बर में आप इसको ले जाओगे, इधर से आपकी हॉट एयर भी आएगी। तो ये जो है छोटे छोटे जो पार्टिकल जो एक तरीके से इमल्सन यहाँ पे बना हुआ है, वो एकदम सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। फिर इनको आप आगे ले जा करके यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, और जो आपकी जो ड्राई एयर है वो बाहर यहाँ पे निकल जाएगी। तो ये आपने ड्राई स्प्रे करके जो है माइक्रो कैप्सूल को बनाया है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्रे ड्राइंग। समझ आया? अगर आप दोबारा से इसको पढ़ोगे और अच्छे से अब क्लियर हो जाएगा कि इस मेथड में एक सॉल्यूशन रहता है कोर मटेरियल का, एक सॉल्यूशन रहता है कोटिंग मटेरियल का। उनको हम स्प्रे करते हैं एक हॉट एयर चैम्बर में ले जा करके, बस आपके माइक्रो कैप्सूल बन जाते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि ओमेप्राजोल जो है, उसको जो है इसी तरीके से हम यहाँ पे उसका इनकैप्सुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका पेन कोटिंग। पेन का मतलब होता है कोई बर्तन या कोई आपका इस तरीके से मशीन, जैसे कि आपको दिख रहा है रियलिस्टिक जो आपका मतलब कि इंडस्ट्री में होता है, वो इस तरीके से ये होता है कि एक ये बर्तन जैसा है, पेन है, और यहाँ से स्प्रे की जाती है एयर की, हॉट एयर यहाँ से दी जाती है। जैसे मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताऊँ, लिखा है कि इन दिस मेथड कोर मटेरियल इज़ रोटेटेड इन पेन एंड कोटिंग मटेरियल इज स्प्रेड टू फॉर्म लेयर्स। कि देखिए यहाँ पे ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये आपका कोर मटेरियल है, या कहें तो मेन ड्रग है एपीआई। अब इसके ऊपर ना जो कोटिंग मटेरियल है उसकी स्प्रे की जाती है, साथ के साथ ऊपर से यहाँ पे हॉट एयर भी आ रही होती है। फिर यही हॉट एयर बाद में नीचे से निकल भी जाती है। तो जैसे लगातार इस पर स्प्रे हो रही है, हॉट एयर आ रही है, और ये जो है लगातार घूम रहा होता है इस तरीके से। तो इस मैकेनिज्म को या इस तरीके को हम बोलेंगे पेन कोटिंग। तो ये भी जो है माइक्रो कैप्सूल बनाने का तरीका है। नेक्स्ट यहाँ पे सॉल्वेंट इवेपोरेशन। सॉल्वेंट इवेपोरेशन यानी कि इसमें हम सॉल्वेंट की मदद से करेंगे, फिर उसको इवेपोरेट कर देंगे, बाद में भाप में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखा है इन दिस मेथड द कोर एंड वॉल मटेरियल आर डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट। कि सबसे पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, जो कोर है यानी कि जो मेन ड्रग है वो, और जो उसकी कवरिंग के लिए जो वॉल मटेरियल है, उसको पहले एक सॉल्वेंट में हम डिज़ोल्व करेंगे, फिर उसका हम इमल्सन बनाएंगे, फिर उसके बाद जो सॉल्वेंट है उसको हम इवेपोरेट कर देंगे हाई टेम्परेचर पे, और फिर हमारे कैप्सूल बन के रेडी हो जाएंगे। जैसे कि विटामिन ई की कई बार कैप्सूल भी इस तरीके से बनते हैं।
देखिए आपने इस डायग्राम से यहाँ पे इसको समझिए अच्छे से, आपको यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, ये कई सारी स्टेप में होता है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट करिए कि देखिए जो येलो कलर में आपको दिख रहा है, यह है लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट, मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा विलायक जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, यानी कि वाटर के अलावा कोई दूसरा है जो कम ही टेम्परेचर पे बॉईल करने लग जाता है। क्योंकि वाटर तो 100 पे करता है, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कोई कम बॉइलिंग पॉइंट के यहाँ पे आपने सॉल्वेंट लिया है। अब उसमें आप दोनों मटेरियल को आप मिला दे रहे हो, कोर को यानी कि आपकी ड्रग को भी और आपके पॉलीमर को भी, ठीक है। दोनों को आपने यहाँ पे मिला लिया, मिक्स वेल, और ये आपका एक ऑयल फेज बन के रेडी हुआ। दूसरी तरफ जो है आपका एक वाटर सॉल्वेंट रहेगा और आप उसमें इमल्सिफायर ऐड करेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। ये आपका एक्वस फेज या वाटर फेज बन जाएगा। एक तरफ ऑयल फेज बना, एक तरफ एक्वस फेज बना। अब यही जो ऑयल फेज है, देखो येलो कलर में आपने इस वाले वाटर फेज में मिला लिया है, इनको अच्छे से मिक्स कर लिया और आपका यहाँ पे ऑयल इन वाटर इमल्सन बन के तैयार हो गया। अब यही जो ऑयल इन वाटर इमल्सन बना है, अब आपने जो है इसको हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर को थोड़ा कम करके एक साथ मतलब कि उसको एवेपोरेट कर देना है। जो आपका सॉल्वेंट है, जो आपने सॉल्वेंट यहाँ पे लिया है, वो यहाँ पे एवेपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपने फ़िल्टर कर लेना है, उसको वॉश कर लेना है, ड्राई कर लेना है और आपके यहाँ पे आइसोलेटेड माइक्रो कैप्सूल बन के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे आपके जो माइक्रो कैप्सूल है वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सॉल्वेंट को एवेपोरेट कर रहे हैं हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे, तो ये सॉल्वेंट एवेपोरेशन की प्रोसेस बोली जाएगी। ये मेथड एक अलग ही है। और इसके बाद देखिए लास्ट में देखिए एक और मेथड इसका, वो है आयोनिक जेलेशन, कि यहाँ पे जो है एक तरीके से जेल की मदद से होता है। तो लिखा है इन दिस मेथड ए जेल फॉर्म्स अराउंड द कोर मटेरियल थ्रू आयोनिक इंट्रैक्शन ऑफ अपोजिटली चार्ज मटेरियल। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पॉलीमर है जो आपकी कवरिंग करेगा, एक कोर मटेरियल यानी कि मेन एपीआई है, उनको आपने मिक्स करा, फिर उनमें आपने ऐड करना है आयोनिक सॉल्यूशन जिसमें आयंस हों, और फिर उसकी मदद से क्या होता है, यहाँ पे ये अपोजिटली चार्ज जो मटेरियल है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और जो जेल है यानी कि जो हाइड्रोजेल है, यानी कि जो पॉलीमर की जो जेल है, वो बाहर से एक तरीके से यहाँ पे कवरिंग कर देती है। तो यहाँ पे ये आयंस की मदद से हो रहा है, तो इस तरीके को हम बोलेंगे आयोनिक जेलेशन। तो ये आपने जो है ना माइक्रो इनकैप्सुलेशन के तरीके देखे हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि माइक्रो इनकैप्सुलेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल और तरीके। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है, वो है राइट द प्रिंसिपल ऑफ बायो अडेशन और म्यूको अडेशन। तो ये आपके सिलेबस में अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये दूसरे चैप्टर्स में आपको मिलेगा, यूनिट सेकंड में, जो आपका यहाँ पर है म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ बायो अडेशन या म्यूको अडेशन। देखिए इसको मैंने करा रखा है, वैसे तो लॉन्ग में करा रखा है, पर मैं इसको इस वजह से यहाँ पे शॉर्ट में करा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट में पूछा जा रहा है। तो शॉर्ट में आपने किस तरीके से बताना है, देखिए पहले तो आपको समझ दो कि बायो अडेशन का मतलब क्या है या म्यूको अडेशन का मतलब क्या है। सिंपली वर्ड को आपने ब्रेक करना है, बायो प्लस अडेशन। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई जीव, ठीक है। अडेशन का मतलब होता है चिपकना। तो प्रोसेस ऑफ स्टिकिंग ऑन सरफेस, किसी भी सरफेस पे चिपकने की प्रोसेस यानी कि अडेशन। तो किसी लिविंग सरफेस पर, जैसे कोई टिश्यू है या आपका कोई म्यूकस मेम्ब्रेन है, बस उस पर दवाई की चिपकने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, बस वही बायो अडेशन कही जाएगी। सिंपल समझ आइए। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले इमेज में कि ये आपका स्टोमक है, आपने कोई टैबलेट ली, ऐसी टैबलेट ली जिसमें एक ड्रग है और म्यूको एडहेसिव पॉलीमर है, मतलब एक चिपकाने वाला एक मटेरियल भी है। उसने उस दवाई को जो है आपकी स्टोमक की इस म्यूकस लेयर से चिपका दिया और यहाँ पे वो जब चिपक जाएगी, बस इसी चिपकने की प्रोसेस को बायो एडहेशन बोलेंगे या म्यूको एडहेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये म्यूकस या म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक रही है। क्लियर। तो बायो एडेशन इज द प्रोसेस वेयर ए सब्सटेंस यानी कि ड्रग स्टिक्स टू ए बायोलॉजिकल सरफेस लाइक टिश्यू और म्यूकोजल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। इसको मैंने थोड़ा इस तरीके से यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे ये आपका ड्रग है, ये म्यूकोजा है, जो एक मतलब कि इसी की लेयर यहाँ पे दिखा रखी है जूम करके, और यहाँ पे आपकी जो ड्रग है इसने चिपक गई है और यहीं पे अपनी जो ड्रग है उसको वो मेन मटेरियल उसको वो रिलीज़ भी कर रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो ब्लड में। तो ये जो है बायो एडेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है म्यूकोजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे भी। क्लियर हुआ। अब इसका जो यहाँ पे आपने सिर्फ डेफिनेशन देखी है, अब इसका जो प्रिंसिपल है कि आखिरी चिपकता कैसे है, किस प्रिंसिपल पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे फोर्स काम करता होगा या पॉजिटिव नेगेटिव आयंस यहाँ पे काम करते होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि बायो एडेशन इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द बायो एडेसिव मटेरियल एंड बायोलॉजिकल टिश्यू यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन। कि जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, जो आपकी यहाँ पे मेडिसिन रहेगी,
उसमें मेन ड्रग रहती है और एक म्यूको एडहेसिव पॉलीमर रहता है। तो जो म्यूको एडहेसिव पॉलीमर है इसका काम होता है इसको चिपकाने का। तो ये जो म्यूको एडहेसिव जो पॉलीमर है ये क्या करता है, जब ये म्यूकोजा पे या कहें तो इस म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाता है तो वहाँ पे म्यूसिन जो रिलीज होता है उससे ये जो है इंटरेक्ट करता है। या तो वंडरवल फोर्स वहाँ पे काम करते हों, या हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनते हों, या पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रैक्शन होते हों, या कोवलेंट बॉन्ड बनता हो। तो ये अलग अलग साइंटिस्ट की थ्योरी थी। तो पर आपने शॉर्ट में इस तरीके से लिख देना है जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जो बायोएडेशन जो होता है वो इंट्रैक्शन पे बेस होता है बायोएडेसिव मटेरियल के बीच और टिश्यू के बीच में, या म्यूसिन या म्यूकस मेम्ब्रेन के बीच में। और इसमें जो है कई सारे इंट्रामोलिकुलर फोर्स काम करते हैं, जिसके वंडरवल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। जिससे यहाँ पे यही इंट्रैक्शन दिखा रखा है कि पहले जो आपकी जो दवाई है या जो भी आपने मेडिसिन तैयार करी है उसमें ड्रग और म्यूकोएडेसिव मटेरियल है, वो यहाँ पे म्यूसिन जो म्यूकस है, म्यूसिन जिसमें रहता है उससे जाकर के ये इंटरेक्ट करेगा और तभी जाकर के यहाँ पे चिपकता है। क्लियर? तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब इसका देखिए नेक्स्ट में जो आपका क्वेश्चन बनता है वो है राइट ए नोट ऑन ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस फॉर बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग में है और मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये है यहाँ से ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस ऑफ बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसके अलावा जो पार्ट 1 जो हमने इसका कवर करा था ना उसमें हमने ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी को कवर कराया था, मतलब उसमें भी हमने पूरा जो अभी मैं ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी बताऊंगा वो मैंने कवर कराया है। पर इस क्वेश्चन में ये मर्ज करके आता है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस फॉर बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये मैं कवर नहीं करा पाया था। तो यहाँ पे हम इसी को समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 7 मार्क्स में आ रहा है। पहले आपने बताने कि ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर वगैरह अफेक्ट करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन 7 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग कंटेंट थोड़ा बढ़ा के लिखना है एंड फिर बकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम की कुछ फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन डिस्कस करनी है। तो समझते हैं ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी का मतलब, वर्ड को सिंपली ब्रेक करना है। ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस या उसके आर पार या उसके थ्रू, ठीक है। म्यूकोजल यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन एंड परमिबिलिटी यानी कि किसी चीज़ को आर पार करने की एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ पासिंग थ्रू मेम्ब्रेन, किसी मेम्ब्रेन के आर पार जाने की क्षमता या एबिलिटी, वही परमिबिलिटी कही जाती है। अगर सभी को मैं मिला दूं कि किसी दवाई के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोजा को आर पार करने की जो क्षमता है, जो मतलब कि एक तरीके से एबिलिटी होती है, वही ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी कही जाती है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सिंपली लिख रखा है ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस टू पास थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन सच एज लाइनिंग इन माउथ, नोज और जीआईटी एंड वी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कि किसी भी ड्रग के द्वारा किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को पार करने की जो क्षमता है ना, वही आपकी ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी है और उसकी मदद से वो एब्जॉर्ब भी होती है ब्लड में। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस लगा रखी हैं, जैसे सबलिंगुअल एक मेथड है मतलब दवाई देने का, इसमें सबलिंगुअल, सब का मतलब होता है अंडर एंड लिंगुअल का मतलब होता है यहाँ पे टंग, मतलब ये जीभ के नीचे दवाई आपकी रखी जाती है। तो दवाई अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है ये मेम्ब्रेन है, एक तरीके से जहाँ पे रखी है ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो यहीं पे जो आपकी मेडिसिन है, जो ड्रग वो रिलीज होती है, या कहें तो यहीं पे वो जो है अंदर मेम्ब्रेन के अंदर जाती है, उसको पार करती है। तो यही कही जाएगी यहाँ पे ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी। इधर आपने बक्कल दिखा रखा है। बक्कल जो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड बक्का से आया है, जिसका मतलब होता है चीक्स यानी कि गाल। तो ये गाल के बीच में या कहें तो जो आपके मसूड़े होते हैं वहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से मेम्ब्रेन को ही यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी को ये दोनों चीज़ें शो कर रही हैं। या फिर आप यहाँ पे मैंने आपको लास्ट में दिखाया, ये भी आपकी यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन ही है, तो यहाँ पे भी ड्रग जो चिपकी पड़ी है ये भी एक तरीके से बाद में इस म्यूकोजा को वो पार करके ब्लड में जाएगी। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी का। क्लियर? अब यही जो ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल किस में है, ड्रग को एब्जॉर्ब कराने में, ब्लड में पहुँचाने में। तो यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट भी करते हैं, तो वही आपने लिखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसम्यूकोजल परमिबिलिटी। तो कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से कम या फिर ज़्यादा हो सकती है यहाँ पे परमिबिलिटी। तो पहला है मोलिकुलर साइज़। देखिए मोलिकुलर साइज जितना छोटा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपकी जो मेडिसिन है, दवाई है, इसके पार्टिकल जितने छोटे से छोटे होंगे वो उतनी ही जल्दी इस वाली म्यूकस मेम्ब्रेन को आर पार क्रॉस कर पाएंगे। तो मोलिकुलर जो साइज़ है इसका वो स्मॉल होना चाहिए। तो लिखा है स्मॉलर ड्रग्स पास मोर इजीली थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट है लाइपोफिलिसिटी, कि जो ड्रग है वो अगर फैट में सोल्यूबल रहेगी तो इसका मतलब है उसकी जो म्यूकोजल परमेबिलिटी है वो भी हाई रहेगी, क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन का नेचर है वो फैटी नेचर ही रहता है। ठीक है, इतना आप समझ के आए हैं मतलब 7 सेमेस्टर में, तो इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन या कहें तो परमेबिलिटी होगी, कि इफ़ सरफेस एरिया ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन इंक्रीज टू परमेशन एब्जॉर्प्शन विल बी हाई। सो अगर आप नॉर्मली मैं आपको बताऊं, जैसे ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे यहाँ पे टैबलेट केवल इतनी जगह पे लग रही है, या फिर एक दूसरा है कि भाई यहाँ पे ये इतने हिस्से पर लग रही है, तो यहाँ पे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ गया है। तो सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा यहाँ पे ट्रांसम्यूकोजल परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे थिकनेस ऑफ म्यूकोजा, म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी मोटी होगी उतना ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा ड्रग को पार करना, जितनी पतली होगी यानी कि थिन म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ज़्यादा परमेबिलिटी रखती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, ड्रग की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा यहाँ पे परमेशन होगा यानी कि परमेबिलिटी होगी। नेक्स्ट है मॉइस्चर, ए मॉइस्ट सरफेस है वो हाई एब्जॉर्प्शन रेट, एक आपकी सूखी मेम्ब्रेन है कि यहाँ पे गीली है, तो जो मॉइस्ट रहेगी गीली रहेगी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन या कहें तो परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये कुछ आपने फैक्टर देखे हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं ट्रांसम्यूकोजल परमेबिलिटी को। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी, शॉर्ट में पढ़ी थी। ठीक है, पर यहाँ पे आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कवर करना है, तो ये आपका आधा भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा इंक्लूड हो रहा है कि फॉर्मुलेशन कंसिडरेशन फॉर बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कि जो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, अभी पहले हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो बक्कल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके अगर आप फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं, अगर आप उसकी मेडिसिन बना रहे हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें आपने कंसिडर करनी चाहिए, कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप मेडिसिन बक्कल तरीके से दे रहे हैं यानी कि चीक्स पर लगाने के लिए दे रहे हैं, या कहें तो यहीं से ड्रग एब्जॉर्ब होगी, तो कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, तो वही कही जाएंगी कंसिडरेशन। तो पहले समझते हैं बक्कल ड्रग डिलीवरी। सिंपली वर्ड को मैंने ब्रेक कर रखा, बक्कल प्लस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। बक्कल जो आया है वो लैटिन वर्ड बक्का से आया है, जिसका मतलब होता है चीक, एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब कि ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कराने का एक तरीका। तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं कि बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू चीक्स लाइनिंग बाय प्लेसिंग अ ड्रग बिटवीन द गम एंड चीक, कि जो बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक तरीका है ड्रग को हमारी बॉडी में पहुंचाने का या एब्जॉर्ब कराने का या डिलीवर करने का, जहाँ पे जो हमारी मेडिसिन है वो चीक्स पर लगा दी जाती है, या जो आपके जो गम्स यानी कि मसूड़े और चीक्स के बीच में रख करके हम जो है ये सारे जो ड्रग उसको डिलीवर करते हैं। तो ये बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, लिखा हेयर ड्रग एब्जॉर्ब्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू इनर लाइनिंग ऑफ चीक्स एंड बाईपास जीआईटी एंड लिवर, कि यहाँ पे जैसे आपकी जो टैबलेट हम रखेंगे तो ये डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी, इसको जो है आपके स्टोमक में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिवर में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगी आपके यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये 4 स्टेप है। जस्ट अप्लाइड, जब आपने जस्ट अप्लाइड करी है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है, 2 घंटे के बाद देखिए थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ये डिज़ोल्व होने से लग जाएगी, ये धीरे धीरे ये देखिए ये चिपक भी जाती है। इसमें ना मिको एडहेसिव एक एजेंट यूज़ किया जाता है जो इसको चिपका के रखता है। 4 घंटे बाद ये इस तरीके से फिर ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे एक तरीके से डिज़ोल्व सी हो रही है। तो ये जो आपका तरीका है ड्रग को डिलीवर करने का, ये गाल पे या कहीं तो चिक्स पर लगा करके चिपका करके, तो यही कहा जाता है बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो आपकी ड्रग है उसमें जो आपकी टैबलेट रहेगी उसमें जो है आपका ड्रग रहेगा, ऊपर एक आपको ड्रग की लेयर दिखा रखी है, नीचे की चिपकाने के लिए एक एडहेसिव लेयर भी रहेगी। ठीक है, तो आपने देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। बक्कल क्या होता है, सबलिंगुअल क्या होता है। सबलिंगुअल यानी कि जीभ के नीचे रखना, बक्कल यानी कि चिक्स पर चिपका के डिलीवर करना या फिर आपके मसूड़े के बीच में। ठीक है, तो ये आपका बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। अब क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना वो ये पूछा जा रहा है कि अगर आप ऐसी मेडिसिन बना रहे हैं जो आपकी बक्कल पे लगा के चिक्स पे लगा करके ड्रग को डिलीवर करेगी, तो उसको बनाने के दौरान कौन कौन सी चीज़ें आपने कंसिडर करनी है, कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है। तो वही है फॉर्मुलेशन कंसिडरेशंस फॉर बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मैंने लिखा है कि यहाँ पे कई सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपने ध्यान देने चाहिए अगर आप बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए दवाइयों को डिज़ाइन कर रहे हैं। पहला है ड्रग प्रॉपर्टीज़। ड्रग की प्रॉपर्टीज़ कैसी रहनी चाहिए, लिखा है द ड्रग शुड बी लिपिड सोल्यूबल एज वेल एज वाटर सोल्यूबल। ड्रग जो है ना हमारी वाटर में भी सोल्यूबल हो और लिपिड में भी सोल्यूबल हो, ऐसी उसके अंदर प्रॉपर्टी हो। लिपिड में सोल्यूबल क्यों हो, लिपिड में सोल्यूबल इसलिए ताकि जो है ना वो म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छे से मतलब कि पार कर सके, अच्छे से वहाँ पे
उसकी परमेबिलिटी रहे। तो फॉर परमेशन थ्रू चीक लाइनिंग, जैसे कि यहाँ पे आपकी टैबलेट आप रखोगे तो ये जो मेम्ब्रेन है इसको पार तभी कर पाएगी जब वो लिपिड नेचर की रहेगी। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल, कि वाटर सोल्यूबल भी वो रहनी चाहिए, जो सलाइवा है वो अच्छे से उसको थोड़ा डिजोल्व कर सके, तो वहाँ पे सलाइवा का नेचर वाटरी है, तो ये वाटर सोल्यूबल भी आपकी ड्रग रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है म्यूकोजल एडेशन, कि अगर आप बक्कल टैबलेट बना रहे हैं तो उसमें ना चिपकने का भी गुण रहना चाहिए, चिपकने की भी एक प्रॉपर्टी रहनी चाहिए। तो लिखा है द फॉर्मुलेशन मस्ट स्टिक टू द म्यूकोसा, यानी कि जो चीक्स की जो लाइनिंग है उससे ज़रूर वो चिपकनी चाहिए। जब वो वहाँ पे लंबे टाइम तक चिपकी रहेगी तो वो असर भी ज़्यादा देर तक दिखा पाएगी, अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है। और ये आप किसकी मदद से चिपका सकते हैं, लिखा है इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग बायो एडेसिव, आप कुछ बायो एडेसिव मटेरियल का यूज़ करके आप उसको चिपका भी सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन, कि जो आप यहाँ पे बक्कल टैबलेट या जेल या फिल्म यहाँ पे तैयार कर रहे हैं तो उसका पीएच जो है ना आपके मुंह, यानी कि जो आपका सलाइवा है या जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस लेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसके क्लोज रहना चाहिए। लिखा है द पीएच ऑफ फॉर्मुलेशन शुड बी क्लोज टू द नेचुरल पीएच ऑफ बक्कल म्यूकोजा, कि 6 से 7 वो रहना चाहिए ताकि कोई भी इरिटेशन भी ना हो और ड्रग यहाँ पे आयोनाइजेशन ना हो जाए उसका, वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो पीएच इतना रहना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए वो है साइज एंड शेप ऑफ डोसेज फॉर्म, कि अगर आप बक्कल टैबलेट या कुछ भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका शेप साइज़ क्या रहना चाहिए। तो लिखा है द डोसेज फॉर्म शुड बी इजी टू प्लेस इन द माउथ एंड कंफर्टेबल फॉर पेशेंट, कि आप ऐसी डोसेज फॉर्म तैयार करनी चाहिए आपको कि वो पेशेंट के लिए कन्वीनियंट रहे, मतलब इजी टू प्लेस रहे और कंफर्टेबल भी रहनी चाहिए। तो अगर आप देखिए लिखा है इट कुड बी टैबलेट, फिल्म और जेल और पेस्ट, कि यहाँ पे आप इन तरह की डोसेज फॉर्म यहाँ पे बना सकते हैं। टैबलेट जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है टैबलेट कुछ इस तरीके से, शेप इस तरीके से इसका होना चाहिए, ओवल टाइप। फिल्म जो है कुछ इस तरीके से जो चिपकाते हैं आप, दिख रहा है आपको, या फिर जेल या फिर पेस्ट जो कुछ इस तरीके से आप लगाते हैं, जिसकी ये छाले वगैरह भी जब हो जाते हैं, तो ये इस तरीके से साइज या शेप होना चाहिए डोसेज फॉर्म का अगर आप बक्कल फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट मास्किंग, कि अगर देखिए आप नॉर्मली बताओ कि आप टैबलेट को यहाँ पे अपने मुंह में यहाँ पे रख रहे हैं या इस तरीके से चिपका रहे हैं, अगर इसका टेस्ट बहुत ख़राब हुआ तो क्या आप रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो टेस्ट आपने यहाँ पे मास्क करना होगा। तो इफ़ ड्रग हैज़ बिटर टेस्ट सो यू शुड मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग टू मेक इट मोर प्लीजेंट फॉर द पेशेंट, तो आपने उसके टेस्ट को ना मास्क करना चाहिए। अगर उसका बिटर टेस्ट है या कोई भी ख़राब टेस्ट है तो आपने उसको जो है मास्क करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीज रेट, क्योंकि हम यहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो रिलीज रेट जो है इसका कांस्टेंट रहना चाहिए और लंबे टाइम तक के लिए इसका असर रहना चाहिए। तो लिखा है द ड्रग शुड रिलीज एट कांस्टेंट रेट ओवर ए टाइम फॉर कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन एंड स्टेडी इफेक्ट, यानी कि कांस्टेंट इफेक्ट के लिए और कंटिन्यूस एब्जॉर्प्शन के लिए इसका जो रिलीज रेट है वो धीरे धीरे हो और लंबे टाइम के लिए कॉन्स्टेंट रहे। नेक्स्ट लास्ट में आप देखोगे यहाँ पे पेशेंट कंप्लाइंस, कि द डोसेज फॉर्म्स शुड बी इजी टू यूज़, नॉन इरिटेटिंग एंड कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, कि जो डोसेज फॉर्म है वो इजी टू यूज़ हो, ऐसा नहीं कि पेशेंट उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और इरिटेटिंग भी नहीं होनी चाहिए और वो कंफर्टेबल रहना चाहिए। ठीक है। लास्ट में है स्टेबिलिटी, द फॉर्मुलेशन शुड बी स्टेबल अंडर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन एंड रिमेन इफेक्टिव ओवर इट्स सेल्फ लाइफ, कि जब तक भी उसकी सेल्फ लाइफ है तब तक वो जो है स्टेबल रहनी चाहिए नॉर्मल कंडीशंस पे, जो भी आप स्टोर कर रहे हैं या जब भी आप उसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये कुछ कंसिड्रेशन, कुछ चीज़ें आपने ध्यान देनी होंगी अगर आप बक्कल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए यहाँ पे फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये इस तरीके से कवर होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी थर्ड यूनिट है, जो आपकी सेकंड यूनिट है यहाँ पे एनडीडीएस की, तो जो भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं मैंने उनको यहाँ पे कवर करा दिया है। ये इस तरीके से आपकी यूनिट सेकंड यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में आप यहाँ पे थर्ड चैप्टर आपका थर्ड यहाँ पे आपकी यूनिट स्टार्ट होगी, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, टीडीडीएस और जीआरडीडीएस और नेजोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं उनको हम बारी बारी से हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे यूनिट थर्ड में जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है वो है राइट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ टीडीडीएस। इसकी फुल फॉर्म है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जो कि शॉर्ट में क्वेश्चन आपका आता है। जो टीडीडीएस है ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, उसके यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कंपोनेंट ये आपने यहाँ पे कवर करना है। वैसे तो इसको ना मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में करा रखा है, पर लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि शॉर्ट में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे लिखा है बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, ट्रांसडर्मल, ट्रांस का मतलब आर पार, एक्रॉस, डर्मल मतलब डर्मिस, मतलब स्किन के थ्रू आर पार जो है हमारी मेडिसिन
जाएगी और वहीं से एब्जॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम में। तो ये जो ड्रग को डिलीवर करने का तरीका है ये ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसे फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं जो कि आपकी स्किन के थ्रू यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी या डिलीवर होगी, तो उसके क्या क्या बेसिक कंपोनेंट है वो आपने बताने हैं। तो देखिए मैं आपको पहले इसकी रियलिस्टिक इमेज दिखाऊं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ये TDDS के यहाँ पे बोले जाते हैं चिपकाने के लिए। ये आपको लगाना होता है डाइक्लोफेनाक ट्रांसडर्मल पैच। ठीक है, इनको हम पैच बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही इंश्योर कर दूँ कि ये बैंडेड नहीं है जो हम नॉर्मली लगा देते हैं ना बैंडेड, तो वो लोकली काम करता है, आपकी लोकल स्किन पे या लोकल जो भी घाव है उस पर काम करता है। पर इसमें जो आप देख रहे हैं ना पैच, तो ये जो है ड्रग को जो है ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है। कहने का मतलब है कि ये जो है डायरेक्टली आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाती है ड्रग को। तो ये आपका ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम अलग है, और जो आपके बैंडेड वगैरह जो होते हैं वो लोकल में आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डाइक्लोफेनाक का है जो आपका पेन किलर है, यहाँ पे नसेड्स कैटेगरी में आता है, तो उसके ट्रांसडर्मल पैच आते हैं। सपोज करो कि आपके कंधे में दर्द हो रहा है और आपने जो है बार बार टैबलेट नहीं खाना, आप इसका इस ट्रांसडर्मल पैच को यहाँ पे चिपका लीजिए और आपको ये दर्द जो है लगातार कम करता रहेगा लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जैसे फॉर्मुलेशन तो आपको दिख रही है कि कुछ इस तरीके से है, पर ये बनी कैसे है, क्या क्या कंपोनेंट है वो मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। देखिए सबसे पहले होती है इसमें बैकिंग लेयर। सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, जो जिस पर आप इस तरीके से हाथ टच कर सकते हैं ऊपर से, वो है बैकिंग लेयर जो सबसे ऊपर रहती है बैक में। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे ड्रग के लिए एक लेयर जो इसमें ही आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, आप इसी से समझिए। फिर आता है यहाँ पे एक मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मतलब जो ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करती है। ठीक, फिर आता है एक एडहेसिव जिसकी मदद से आप यहाँ पे चिपकाओगे। ठीक है, जिसको हिंदी में नॉर्मली चिपक बोल देते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे एडहेसिव रहेगा, और एडहेसिव के नीचे रहेगा लाइनर। लाइनर मतलब जैसे सपोज ये पैच है, तो पैच जैसे नॉर्मली बन के आए तो उसको आप नीचे से एक पतली सी पन्नी से रहती है उसको आप छुटाते हैं तभी चिपकाते हैं। तो जो छुटाने वाली जो चीज़ है ना उसको हम लाइनर बोलते हैं। लाइनर जब हट जाता है तभी एडहेसिव आके यहाँ पे चिपकता है। तो यही सारे इसके कंपोनेंट हैं। इसको मैंने यहाँ पे और भी दिखा रखा है कि अगर हम इस तरीके से देखें तो ये एक पैच है बड़ा सा, आपको दिख रहा है, इसका ही बड़ा कर रखा है कि सबसे पहले तो पीछे की एक बैकिंग लेयर है, ये बाहर की जो लेयर आपको दिख रही है बैकिंग लेयर। फिर इसमें एक ड्रग रिजर्वायर होता है जिसमें ड्रग भरी रहती है। फिर इसके आगे देखोगे ये जो है एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं ड्रग परमिबल मेम्ब्रेन, जो इसके रेट को कंट्रोल करती है। फिर एक एडहेसिव की लेयर है जिसकी मदद से ये चिपकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। बस यही कंपोनेंट आपने लिखने हैं। मैंने वहाँ पे इतना इसलिए बताया ताकि आपको रियलिस्टिक थोड़ी चीज़ें क्लियर रहें। तो देखिए क्या क्या कंपोनेंट लिखने हैं। पहला है बैकिंग लेयर जो कि आउटर मोस्ट होती है, सबसे ऊपर, जब आप उसको चिपका देते हैं तो सबसे ऊपर वही रहती है और ये सपोर्ट करने का काम करती है। नेक्स्ट आपका ड्रग API रिजर्वायर रहता है। ठीक है, ड्रग API जो भरी रहती है। फिर आपका पॉलीमर मैट्रिक्स या ड्रग रिजर्वायर जिसके अंदर ड्रग भरी रहती है। नेक्स्ट है ड्रग रिलीज मेम्ब्रेन जो कि इसके रेट को कंट्रोल करती है। एडहेसिव या टेप इसको हम बोलते हैं, ये रहता है। और इसी के अंदर कुछ एक्सिपिएंट भी रहते हैं, परमिशन इन्हांसर जैसे, जो कि परमिशन को बढ़ाते हैं यहाँ पे। और लास्ट में है लाइनर। लाइनर का मतलब रिमूवल प्रोटेक्टिव कवर डेट कवर्स द एडहेसिव लेयर बिफोर एप्लीकेशन। ठीक है, मैंने बोला ना कि जैसे चिपकाने से पहले नीचे एक पतली सी परत होती है उसको छुटाते हैं तभी चिपका पाते हैं, तो वही है आपका लाइनर। क्लियर हो गया। तो ये इसके कंपोनेंट आपने यहाँ पे याद रखने हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट में एक और क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है, वो इसके आगे वाले चैप्टर से बनता है, GRDDS से। जैसे कि GRDDS की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एक ऐसा ड्रग डिलीवर करने का सिस्टम जिसमें जो आपकी मेडिसिन है वो गैस्ट्रो में रिटेन करेगी। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टोमक। स्टोमक में वो लंबे टाइम तक रुकी रहेगी और अपना वो काम करेगी। तो ये स्पेशली उनके लिए डिज़ाइन किया गया है जब भी आपके स्टोमक में कुछ दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि आपका अल्सर वगैरह या गैस्ट्राइटिस वगैरह, तो स्पेशली उनके लिए यही सिस्टम यूज़ होता है। तो गैस्ट्रो एडहेसिव इस उसी का एक टाइप है, यानी कि जो आपका गैस्ट्रो रिटेंटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम है उसके कई सारे तरीके हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्लोटिंग, हाई डेंसिटी सिस्टम, इन्फ्लेटेबल, गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम एंड देयर एप्लीकेशन। तो इनको मैंने लॉन्ग में कवर करा रखा बारी बारी से हर एक को, पर स्पेशली गैस्ट्रो एडहेसिव को शॉर्ट में पूछते हैं, तो इसको आप समझ लीजिए शॉर्ट में। गैस्ट्रो प्लस एडहेसिव, गैस्ट्रो का मतलब मैंने बताया स्टोमक, एडहेसिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ से चिपकने की एबिलिटी रखने वाला। तो द एबिलिटी ऑफ स्टिक और टू अडहेयर, किसी चीज़ से चिपकना या अडहेयर होना, वही आपका एडहेसिव बोला जाता है। तो स्टोमक से जो मेडिसिन चिपक करके काम करती हैं
ठीक है, बस वही गैस्ट्रो एडहेसिव कही जाती है। जैसे जो मैंने आपको पीछे इमेज दिखाई थी, ये आपकी मेडिसिन है, ये स्टोमक से चिपक गई है, बस यही गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम है। क्लियर? इसको मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा रखा है कि आपकी टैबलेट है, पहले ये गई, उससे आपने कॉन्टैक्ट बनाएगी, फिर यहाँ पे अपने ड्रग को यहाँ पे रिलीज भी करेगी। तो डिफाइन कैसे करना है कि गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन विच द ड्रग स्टिक्स टू द स्टोमक लाइनिंग, कि एक ऐसा मेथड ड्रग को डिलीवर करने का जिसमें जो आपकी दवाई है वो स्टोमक की लाइनिंग यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन से चिपक जाती है, और जब चिपक जाती है तो मतलब लंबे टाइम तक वो रुकी रहती है वहीं पे। फिर क्या करती है, इट अलाउज ड्रग्स टू स्टे लॉन्गर इन द स्टोमक एंड इंक्रीज ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब इससे क्या होता है कि ड्रग आपकी लंबे टाइम तक स्टोमक में रहेगी तो वहीं पे वो जो है एब्जॉर्ब होने लग जाएगी, और वहीं लोकली भी काम करेगी, और अच्छी तरीके से जो स्टोमक की जो बीमारी है, दिक्कत है, अल्सर वगैरह हुआ या इन्फ्लामेशन वगैरह हुई तो उसको वो ठीक करेगी। बाकी मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रग डेट नीड टू वर्क इन द स्टोमक फॉर ए लॉन्गर टाइम, कि ये उन्हीं मेडिसिन के लिए तरीका यूज़ करते हैं जो स्टोमक में ही अपना काम करना चाहती हैं या स्टोमक में ही उनका यूज़ होगा, जैसे कि अल्सर को ठीक करने में या गैस्ट्राइटिस में, गैस्ट्रिक में इन्फ्लामेशन, सॉरी मतलब गैस्ट्राइटिस यानी कि स्टोमक की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया गैस्ट्रो एडहेसिव सिस्टम। क्लियर? अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, वो है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये इसके नेक्स्ट चैप्टर से है, मतलब यूनिट 3 में जो आपको एक और चैप्टर दिख रहा है वो है नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इसमें मैंने ना एक लॉन्ग क्वेश्चन पहले भी कवर करा रखा है, वो था हमारा जो पूछा भी जाता है अक्सर, वो मीटर डोज इनहेलर या नेबुलाइजर के बारे में होता है, वो मैंने कवर करा रखा है। वहाँ पे मैंने नॉर्मली डेफिनेशन बताई थी केवल नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, पर इसका क्वेश्चन ये पूरा आ जाता है कि आखिर ये क्या होता है नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व और उसकी कुछ लिमिटेशन या डिसएडवांटेज आपने बताने हैं। तो समझते हैं, सिंपली वर्ड को मैंने ब्रेक भी कर रखा है। नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नेज़ो का मतलब नोज, नाक या नेजल कैविटी, पल्मोनरी यानी कि लंग्स, आपके फेफड़े, एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब एक तरीका ड्रग को डिलीवर करने का। तो बस मतलब तो ऐसे ही निकल गया कि ड्रग को डिलीवर करने का वो तरीका जिसमें जो मेडिसिन है, दवाई है, वो नोज़ या फिर डायरेक्टली लंग्स के थ्रू जो है डिलीवर की जाती है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाई जाती है, या फिर लोकली भी काम करती है, तो ये कहा जाता है नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आपको मैं एक इमेज दिखा दूँ, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे अस्थमा के पेशेंट हुए, आपने देखा होगा, वो यहाँ पे इनहेलर यूज़ करते हैं, या नेबुलाइज़र से आप मेडिसिन देते हैं, या कई बार नेज़ल स्प्रे होती हैं। ठीक है, तो ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो जैसे नॉर्मली ये इनहेलर है, इसमें मेडिकामेंट भरा रहता है, इसको आप इनहेल करते हैं और वो आपके पार्टिकुलरली आपके नोज़ नज़ल कैविटी से होता हुआ वो आपके लंग्स तक जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, और ये यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो यही सिस्टम आपको नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहा जाएगा। सिंपल, आपको हो भी गया होगा क्लियर। अब बस डेफिनेशन लिखना है कि नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज ए टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी मेथड वेयर मेडिकेशंस आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द नेजल कैविटी और डायरेक्टली इनटू द लंग्स, कि यहाँ पे जो आपकी मेडिसिन्स हैं वो नेजल कैविटी के थ्रू इंट्रोड्यूस की जाती हैं, एडमिनिस्टर्ड की जाती हैं, या डायरेक्टली लंग्स में यहाँ पे पहुँचाई जाती हैं। तो यही तरीका है आपका नेज़ोपल्मोनरी। अब इसका जो यूज़ है मेनली अगर हम बात करें तो वो रेस्पिरेटरी जो डिसीज़ हैं, जैसे अस्थमा, COPD वगैरह, या फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन वगैरह, तो उन्हीं को अच्छे तरीके से और इफेक्टिव उपयुक्त तरीके से उनको ठीक करने में इनका हम यूज़ करते हैं। अब इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे यूज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहला तो यही है भाई साल्ब्यूटामोल, जो कि अस्थमा या फिर COPD में आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, ये साल्ब्यूटामोल है, जो कि वेंटोलिन नेम से आपको मिल जाएगा, इनहेलर भी इसके साथ में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लेवोडोपा, जो कि पार्किंसंस के डिसीज़ को ठीक करता है। तो लेवोडोपा को भी देखिए यहाँ पे ये इनव्रेजा करके ब्रांड नेम से आता है। इसमें ये कैप्सूल रहते हैं इसके, तो कैप्सूल जो है ये एक तरीके से इनहेलर होता है, कैप्सूल को उसमें भरते हैं, फिर हम इनहेल करते हैं। और अभी तो रिसेंटली टाइम में कुछ और भी यहाँ पे आपको इनोवेशंस हुए हैं, जैसे कि एक एफ्रेजा करके आता है, जो कि इंसुलिन होता है, ये भी इनहेलेशन पाउडर होता है इंसुलिन का। मतलब एक ओनली एक ऐसा तरीका, मतलब इंसुलिन तो डायरेक्टली हम स्टोमक में देते थे, आपने देखे पुराने तरीके, पर आप यहाँ पे इनहेल भी कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है, नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल है। और इसके बाद देखिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेज़ोपल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, इस तरीके का क्या महत्व है, इस ड्रग डिलीवरी सिस्टम का क्या महत्व है, वो आपने यहाँ पे बताना है।
तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे इसका एडवांटेज वो है रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन। कि देखिए अगर आपको यहाँ पे अस्थमा एक साथ सांसें नहीं बन रही हैं अच्छी तरीके से, आपने फटाफट से इसको इनहेल किया और एकदम क्विकली ये जो है अपना असर करता है यहाँ पे। तो लिखना है कि रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है इस तरीके से, लिखा है बाई नेज़ोपल्मोनरी रूट ड्रग एब्जॉर्ब्स क्विकली एंड सो फास्ट एक्शन, मतलब ऑन साइड एक्शन भी आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है नॉन इन्वेसिव, मतलब कोई घातक नहीं है ये। अगर आप देखोगे आपके पास इनहेलर है, आपने एकदम इनहेल करना है, आपने इंजेक्शन वगैरह भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ इजी एंड पेनलेस, नो इंजेक्शन नीडेड। जैसे इंसुलिन के केस में भाई इंजेक्शन लगना ही होता है, तो आप जो है इस तरीके से ये इनहेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकल ट्रीटमेंट, आप इसकी मदद से लोकल भी ट्रीट कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे कि इट इज़ यूजफुल फॉर लोकलाइज ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स की जो भी बीमारियां हैं जैसे दिक्कतें अस्थमा वगैरह, COPD, एलर्जिक राइनाइटिस, तो लोकली ये उनको ठीक करता है। मतलब ब्लड में तो एब्जॉर्ब होता ही होता है, लोकली भी अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जो नॉर्मली आप ओरली मेडिसिन लेते हैं तो वो लिवर में जो है कुछ ब्रेक डाउन हो जाती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो जाता है उनका, तो ये लिवर तक पहुंचती ही नहीं है, तो ये बाईपास इनका हो जाता है। तो ड्रग्स अवॉइड ब्रेक डाउन इन लिवर, सो दे हैव हाई बायो अवेलेबिलिटी एंड दे वर्क बेटर। तो जब वो ब्रेक ही नहीं होंगी लिवर में तो ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी रहेगी, ब्लड में ज़्यादा पहुंचेंगे और अच्छे से वो काम भी करेंगे। नेक्स्ट है सिस्टेमेटिक ड्रग डिलीवरी, कि आप जो है इनकी मदद से ब्लड तक दवाई को पहुंचा पाते हैं। तो इट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव रूट फॉर सिस्टेमेटिक ड्रग डिलीवरी स्पेशली फॉर दोज पेशेंट हु कैन नॉट टेक मेडिसिन बाय माउथ। कि ये एक अल्टरनेटिव तरीका आपको मिल जाता है कि आप जो है इस तरीके से जो है ड्रग को आप कहाँ पे ब्लड तक पहुँचा पाते हैं। तो ये इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं, ये तो एडवांटेजेस हो गए। अब इसके कुछ लिमिटेशंस या आप बोल सकते हैं नॉर्मली कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस जो इसमें देखे जाते हैं। पहला है लिमिटेड ड्रग डिलीवरी, ओनली सुटेबल फॉर ड्रग्स डेट कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर इनहेलेशन और नजल डिलीवरी। कि देखिए हर एक जो ड्रग है वो आप नोज़ के थ्रू या लंग्स के थ्रू डायरेक्टली नहीं ले सकते, कुछ ही पर्टिकुलर मेडिसिन हैं जिनको आप इनहेल कर सकते हैं या जो इस तरीके से ली जा सकती हैं। तो ये लिमिटेड ड्रग को ही डिलीवर करती है। नेक्स्ट है इरिटेशन एंड डिस्कम्फर्ट। कुछ जो मेडिसिन है कई बार इरिटेशन कर सकती हैं आपके गले में या फिर लंग्स में, तो लिखा है सम मेडिसिन में इरिटेट द नजल कैविटी और लंग्स। ओके। नेक्स्ट है नीड डिवाइस, आपको जो है अगर इस तरीके से मेडिसिन को लेना है तो या तो इन्हेलर की ज़रूरत पड़ेगी या नेबुलाइज़र की, या फिर आपको स्प्रे वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी एक तरीके से इसका लिमिटेशन ही है। तो इट रिक्वायर इन्हेलर्स, नजल स्प्रेज और नेबुलाइजर्स फॉर ड्रग डिलीवरी। नेक्स्ट है लो ड्रग लोड, यू कैन डिलीवर ओनली लो डोज बाई दिस मेथड। आप इस मेथड से ना कुछ ही डोज आप दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे बोतलें चढ़ा रहे हैं, IV फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, तो ऐसा आप यहाँ पे नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लो ड्रग लोड ही कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में है 2 पॉइंट और। पहला पेशेंट मिस्टेक, देखिए आपने ना ये खुद चलाना होता है, जो इन्हेलर होता है या आपके ये इंसुलिन वाला हुआ या फिर आपका ये पार्किंसन डिसीज़ का लेवोडोपा वाला हुआ, तो इनको चलाना भी आना चाहिए। कई बार पेशेंट से दिक्कतें यानी कि गलतियां होती हैं, तो उसकी वजह से इफेक्टिवनेस भी कम हो सकती है। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तो सम पेशेंट मे यूज़ द डिवाइस इनकरेक्टली एंड इट कैन रिड्यूस इफेक्टिवनेस। एंड द लास्ट वन कॉस्ट, देखिए महंगा हो जाता है। महंगा क्यों? ये डिवाइस है, उनको भी अलग से बनाना है, आपकी दवाई को भी बनाना है, तो ये एक ओरल टैबलेट के कंपेयर में महंगा हो जाता है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो है ना ये क्वेश्चन आपने कवर करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से 3rd यूनिट के जो क्वेश्चन जो इंक्लूड हुए हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब 4th यूनिट से जो क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आता है इंक्लूड जो हुआ है वो है राइट द फंक्शंस एंड वेरियस स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ लाइपोसोम। कि देखिए आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि लाइपोसोम, इनियोसोम, नैनो पार्टिकल, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो यहाँ पे जो लाइपोसोम है एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि उसके फंक्शन और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताने हैं। वैसे तो उनकी डेफिनेशन मैंने कवर करा रखी थी लास्ट टाइम, पर इनके ना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट और यहाँ पे फंक्शन आपने इंक्लूड करने हैं। तो समझते हैं इसको शॉर्ट में। तो देखिए लाइपोसोम क्या है। सिंपली पहले वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, लाइपो प्लस सोम। लाइपो का मतलब होता है लिपिड, ठीक है, फैटी नेचर। सोम का यहाँ पे मतलब है स्ट्रक्चर या फिर बॉडी, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं लिपिड की कोई एक स्ट्रक्चर है या बॉडी है, ठीक है, जो एक कैरियर की तरह काम करेगा, ड्रग को डिलीवर करने के लिए वो यूज़ होता है। तो लिखा है लाइपोसोम इज ए स्मॉल या कहें तो माइक्रोस्कोपिक स्फेरिकल वेसिकल विच मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड। कि लाइपोसोम क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक मतलब
आपको माइक्रोस्कोप से ही नज़र आएगा, या जो उसका जो साइज़ है वो माइक्रोन्स में है, यानी कि आप उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बहुत ही स्मॉल और गोलाकार यानी कि स्फेरिकल एक वेसिकल है, ठीक है, जिसका जो कि बना होता है लिपिड की 2 लेयर यानी कि बाई लेयर का, ठीक है। इट इज़ यूज टू डिलीवर ड्रग्स न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। इसका यूज़ कहाँ पे होता है? ये ड्रग्स को डिलीवर करता है या न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है हमारी बॉडी में। इसके इमेज में आपको दिखा दूँ कि कुछ इस तरीके से है। ये जितना बड़ा आपको दिख रहा है ना, जैसे मैंने बोला कि ये माइक्रोस्कोप से दिखता है, तब आपको इसकी कुछ इस तरीके से इमेज दिखती है। जैसे ये हेड है, जैसे कि ये आपका फॉस्फोलिपिड से बना है। लिपिड भी स्पेशली फॉस्फोलिपिड से बना होता है। तो फॉस्फोलिपिड में ये जो है इसका पोलर हेड है, नीचे टेल है। तो ये आपको दिख रहा है हेड, इधर टेल, इधर आप देखोगे यहाँ पे हेड और इधर को टेल, मतलब कि इसमें 2 लेयर यहाँ पे बनी हुई हैं। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी होगी, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, वो सेम फॉस्फोलिपिड से बाई लेयर से बनी होती है। तो इसी तरीके से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बनाऊँ कि इस तरीके से ये इसके हेड है, ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर और इसके अपोजिट एक फॉस्फोलिपिड की लेयर इस तरीके से होती है। तो ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इस तरीके से ये बना होता है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट हैं वो आपने पढ़ने हैं। तो लिखना है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ लाइपोसोम, लाइपोसोम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो यहाँ पे ये इन चीज़ों से बना है। पहला हाइड्रोफिलिक कोर, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लवर या एक्वस एक कोर होता है इसमें। कोर यानी कि जो बीच में सेंट्रल में पाया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो हेड होता है ना, इसका पोलर नेचर का है, वाटर सोल्यूबल है। तो एक इसमें एक जगह रहती है यहाँ पे खाली, इसको हम हाइड्रोफिलिक कोर बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलिक कोर है यानी कि हाइड्रोफिलिक ही नेचर का है। तो ये हाइड्रोफिलिक ड्रग को यहाँ पे होल्ड कर सकता है, या कहें तो यहाँ पे कैरी कर सकता है। यहाँ पे आप हाइड्रोफिलिक ड्रग को भर सकते हैं। जैसे मैं आपको आगे दिखाता हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल है, आगे आप डिस्कस करोगे ना। जैसे ये डॉक्सिल नाम की एक ब्रांड है, ब्रांड नेम है ये। इसमें डॉक्सोरुबिसिन एक आपकी मेन ड्रग है जिसको बीच में यहाँ पे भर रखा है, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से हाइड्रोफिलिक कोर में आपकी वाटर सोल्यूबल ड्रग यहाँ पे भरी जाती है। दूसरा है फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड जो ये है इसकी 2 लेयर्स आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जैसे ये अंदर तो आप जो है इसके हेड की तरफ वाटर सोल्यूबल ड्रग भरोगे, और इसके बीच में जो कि यहाँ पे नॉन पोलर नेचर के हैं या लिपिड नेचर के हैं, तो यहाँ पे जो है बीच बीच में आप जो है लिपिड सोल्यूबल ड्रग को भी भर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो ड्रग को डिलीवर करने में होता है टारगेट साइट पर। जैसे कैंसर के केस में जो है टारगेट पे आपने पहुंचाना होता है। तो ये दोनों तरह की ड्रग को, जो वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसको भी और लिपिड सोल्यूबल ड्रग है उसको भी यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। तो लिखा है इट होल्ड्स लिपिड सोल्यूबल ड्रग। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, इसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू बाई लेयर। यहाँ पे बीच में देखिए आपको दिख रहा है ये हल्का ब्लूइश कलर में जो आपको दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल भी इनकी बाई लेयर के बीच में भी भरा होता है, जो कि यहाँ पे इस बाई लेयर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, या कहें तो इसको रिजिडिटी और मजबूती देता है, ठीक है। लास्ट में है सरफेस कोटिंग। इसकी सरफेस, इसके ऊपर एक सरफेस कोटिंग रहती है किसकी? पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल, जैसे आप कहें आपका एक तरीके से यहाँ पे कोटर या पॉलीमर है उसकी यहाँ पे कोटिंग होती है। तो ये कोटिंग क्या करती है? इट इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड सर्कुलेशन टाइम इन ब्लड। ये कोटिंग जो पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की होती है ये इसको स्टेबल बनाती है। साथ के साथ जैसे ये ब्लड में जाता है तो वहाँ पे ये जो है, जो आपका इम्यून सिस्टम है उससे रिकॉग्नाइज ना हो, तो ना रिकॉग्नाइज होने में मदद करती है, यानी कि लंबे टाइम तक ये जो है ब्लड सर्कुलेशन में रोक के रखती है कोटिंग। तो इस तरीके से ये आपका बना हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना है लाइपोसोम एक छोटा सा, मतलब कि माइक्रोब से देखोगे आप तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो इस तरीके से छोटा सा रहता है, और इसमें आप ड्रग को या तो वाटर सोल्यूबल ड्रग हो या लिपिड सोल्यूबल ड्रग हो, उसको भर करके आप डिलीवर कर पाएंगे टारगेट साइट पर। फंक्शंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पहला इसका काम है कि इट कैरीज ड्रग एंड डिलीवर देम टू द टारगेट साइट। ये टारगेट साइट पर ड्रग को कैरी करके ले जाती है और वहाँ पर डिलीवर करती है। दूसरा, इट इन्हांस एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग। जो ड्रग बहुत ज़्यादा पुअरली सोल्यूबल है, मतलब कि अच्छे से सोल्यूबल नहीं है और उनकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, तो आप इस तरीके से छोटे छोटे से यहाँ पे आप लाइपोसोम में भर करके आप टारगेट साइट पर और अच्छे तरीके से उनको पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट, ड्रग का जो रिलीज है स्लोली होता है यहाँ पे। और इट मिनिमाइज ड्रग एक्सपोजर टू द हेल्दी टिश्यू। हेल्दी टिश्यू पे जाके ये रिलीज नहीं करेगा, यानी कि साइड इफेक्ट भी यहाँ पे बहुत कम करता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए। अब ये नेक्स्ट में आपका एक क्वेश्चन बनता है, जो
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाइपोसोम एंड नियोसोम, ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो यूनिट है आपकी 4th यूनिट आपको ना छोटी सी दिख रही है, तो इसमें मैंने एक ही लॉन्ग क्वेश्चन कराया था, वो था टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और उसके वेरियस कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस वगैरह। तो ये तो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाइपोसोम, जो केवल 7 मार्क्स में वही पूछ लिया जाता है, या राइट ए नोट ऑन नियोसोम, केवल वही 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके कवर करा रखा है ताकि आप इसको छोड़ करके नहीं आए, 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनफ कंटेंट लिख करके आएँ। तो लाइपोसोम क्या है, वही बात मैंने दोबारा से यहाँ पे लिखी है, वही चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है, और थोड़ा सा और अच्छे से इमेज मैंने यहाँ पे लगा दिया है कि ये हाइड्रोफिलिक हेड है या हाइड्रोफिलिक टेल है। तो एक्वस कैविटी है यहाँ पे, जहाँ पे लिखा है कि इंट्रैपमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग इन एक्वस कोर, जो बीच में है आप वहाँ पे हाइड्रोफिलिक ड्रग को इंट्रैप करोगे या यहीं पे फिल करोगे, और जो आपकी लाइपोफिलिक है वो इनके बीच में भरी जाएंगी, यहाँ टेल के करीब में। क्लियर। तो ये लाइपोसोम की इमेज क्लियर होगी। बाकी यहाँ पे जो आपने मेंशन कर रहा है कुछ एग्जांपल, जो रियलिस्टिक एग्जांपल हैं, जैसे कि एक ब्रांड नेम है डॉक्सिल। तो ये जो है, जैसे डॉक्सिल को मैं आपको दिखाऊँ, ये एक इंजेक्शन है डॉक्सिल, दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइपोसोमल, देखिए यहाँ पे है डॉक्सोरोबिसिन लाइपोसोम इंजेक्शन। तो लाइपोसोम बाकायदा इस तरीके से लिखा आता है। ऐसे ही देखा एम्बिसोम है, जिसमें है आपका लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन, ये भी एक इंजेक्शन है। एक है मार्किवो ब्रांड नेम से, इसमें भी आपका जो है ब्रिनक्रास्टिन सल्फेट लाइपोसोम है, सॉरी दिख नहीं रहा था, लाइपोसोम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से इंजेक्शन रूप में रहते हैं, पर इनके अंदर छोटे छोटे यानी कि माइक्रोस्कोपिक लाइपोसोम है, और इनका जो यूज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्सिल का कैंसर में यूज़ होता है, और आपका ये जो है एम्फोटेरिसिन बी जो है ये फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है, और ये मार्किवो जो ब्रांड नेम से है ब्रिनक्रास्टिन, ये भी जो है लिम्फोमा या ल्यूकेमिया कैंसर को ठीक करती हैं। तो यहाँ पे वही दिखा रखा है मैंने कि डॉक्सिल जो है, जो कि लाइपोसोमल डॉक्सोरोबिसिन का ये एक इंजेक्शन होता है, ये कैंसर को ठीक करता है। एम्बिसोम जो है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का रहता है, जो फंगल इन्फेक्शन को ठीक करता है। मार्किवो जो है लाइपोसोमल ब्रिनक्रास्टिन सल्फेट का होता है, जो कि ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा को ठीक करता है। तो ये जो है मैंने दिखाया कि लाइपोसोम का कहाँ पर रियली में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी लाइपोसोम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट आपने डिटेल में बताने हैं, जो मैंने शॉर्ट में बताया था वही बस थोड़ा ये अच्छे से लिखा है ताकि आप 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें। तो इसमें एक हाइड्रोफिलिक कोर होता है, एक्वस कोर, जो कि सेंट्रल में होता है, और इसके अंदर जो है आपकी वाटर सोल्यूबल ड्रग भरी होती है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल में है तो डॉक्सोरोबिसिन वाटर सोल्यूबल ड्रग है, वो यहाँ पे भरी होती है, और ये इसको डिलीवर करने का काम करेगा, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती हैं, और लिखा है इट मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है। और इट्स टेल रीजन होल्ड लिपिड सोल्यूबल ड्रग। इसका जो टेल रीजन है, ये वाला जो रीजन है टेल वाला, ठीक है, ये वाला टेल वाला जो रीजन है, यहाँ पे आप लिपिड सोल्यूबल ड्रग को भर करके यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, इसमें रहता है इट फिल्ड इनटू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड के बाइलेयर में कोलेस्ट्रॉल भी भरा होता है, जो कि लीकेज से इसको बचाता है और इसको स्टेबल और रिजिड बनाता है। लास्ट में है सरफेस पे कोटिंग होती है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल की, जो कि इसको स्टेबिलिटी बढ़ाती है, साथ ही साथ सर्कुलेशन टाइम बढ़ाती है ब्लड स्ट्रीम में, ठीक। ये इसके कंपोनेंट हो गए। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह। तो एडवांटेजेस सबसे पहले कि डिलीवर ड्रग एट टारगेट साइट एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट। ये टारगेट साइट पर जो है ड्रग को डिलीवर करती है, जब फालतू की जगह ये डिलीवर करेगी नहीं तो मतलब साइड इफेक्ट भी कम हो जाएंगे। दूसरे बायोडिग्रेडेबल है, और ये सेफ रहती है ह्यूमंस के लिए। नेक्स्ट ये इंप्रूव करती है ड्रग की स्टेबिलिटी को, ड्रग स्टेबल रहेगी, और इसका जो रिलीज़ है ड्रग का वो कंट्रोल तरीके से रहेगा। और लास्ट में है सुटेबल फॉर बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक ड्रग। आप दोनों को यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, मैंने बताया कि कहाँ पे किसको भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसके डिसएडवांटेज की भाई देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई महंगी तो दवाई पहुँच ही जाएगी। दूसरा ये स्टोरेज कंडीशन भी इसके लिए स्पेशल चाहिए होंगी, मतलब भाई कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, ये आपने ध्यान रखना है। इट कैन नॉट कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग। अब ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग इसकी मदद से कैरी नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत आप इसकी मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इशूज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो आपका फॉस्फोलिपिड है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ईजिली, तो इस वजह से स्टेबिलिटी इशू रहता है। तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। अब इसकी एप्लीकेशन भी आपने देख लेनी है। एप्लीकेशन पहला यानी कि यूज़ इसका कहाँ पे हो रहा है, तो लाइपोसोम आर यूज टू डिलीवर ड्रग्स एट टारगेट साइट सच एज एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी एजेंट, या कहें तो एंटी कैंसर ड्रग एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिए हैं, जैसे कि एंटी फंगल ड्रग का है, और आपका ये एंटी कैंसर ड्रग है, और एंटीबैक्टीरियल भी रहती हैं एंटीबायोटिक, तो उनको आप जो है टारगेट साइट पर डिलीवर कर पाते हैं, इसका ये एप्लीकेशन है।
दूसरा, इन जीन थेरेपी टू डिलीवर डीएनए और आरएनए टू सेल। आप किसी भी सेल में कोई भी डीएनए या आरएनए को डिलीवर करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्टली डिलीवर करोगे तो वो डिग्रेड हो जाएगा, तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं उसमें फिल करके। नेक्स्ट है यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट, यानी कि जो कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं तो कई बार उनमें भी ये यूज़ होता है, ताकि जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है वो अच्छे तरीके से स्किन में पेनिट्रेट हो जाए, अंदर तक पहुँच जाए। ठीक है। लास्ट में है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस टू कैरी इमेजिंग एजेंट, जैसे एमआरआई में जो है कई बार जो आपके इमेजिंग एजेंट इनकी मदद से इमेज बनती है, तो उनको जो है ये कैरी करने का काम करता है, बॉडी में जगह जगह पहुंचाने का भी काम करता है, तो डायग्नोसिस में भी इसका हम यूज़ करते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। तो ये लाइपोसोम के बारे में कवर कर रहा है। अब यही चीज़ जो है ना कई बार नियोसोम के बारे में पूछते हैं। नियोसोम में और लाइपोसोम में बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सिमिलर होने वाली हैं, जो कि इसके नेम में छिपा है। सिंपली नेम को आपने जो वर्ड है उसको ब्रेक करना है। नियो प्लस सोम। नियो नॉन आयोनिक, एंड नॉन आयनिक बोले तो सर्फेक्टेंट को इंडिकेट कर रहा है। सोम बोले तो बॉडी या स्ट्रक्चर, कि एक ऐसा छोटा सा माइक्रोस्कोपिक और गोलाकार एक वेसिकल जो कि नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट की बाई लेयर से बना होता है। जो पहले अभी लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से बना था, वो यहाँ पे नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट की बाई लेयर से बना होता है। बस जस्ट ये डिफरेंस है। एंड यहाँ पे ये जो आपका नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है ना, ये फॉस्फोलिपिड के कंपेयर में ना यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल रहता है, और ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाता है लाइपोसोम के कंपेयर में, तो ये थोड़ा इसका एडवांटेज हो जाएंगे। तो डिफाइन तो ऐसे ही करना है आपने कि नियोसोम आर माइक्रोस्कोपिक या कहें तो स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल विच आर मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। ठीक है। अब लिखा है दे आर यूज फॉर ड्रग डिलीवरी। देखिए यूज़ वही है, काम वही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग है, और ये अलग चीज़ से बना हुआ है, एडवांटेज इसका एक हो जाएगा। तो लिखा है दे आर यूज फॉर ड्रग डिलीवरी फॉर बोथ वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल ड्रग। ठीक है, दोनों को कर सकता है, सेम एज लाइपोसोम, बट दे आर मोर स्टेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव। ये ज़्यादा स्टेबल रहते हैं लाइपोसोम के कंपेयर में, और कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कि कम रुपए में ये पड़ जाते हैं। जैसे इमेज भी आपको यहाँ पे एक जैसे ही नज़र आएंगी, जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट का वही हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक आपका हाइड्रोफोबिक टेल होती है, तो वही यहाँ पे सर्फेक्टेंट आपको नॉन आयोनिक वाले दिख रहे हैं। ठीक है। बीच में ये उसी तरीके से यहाँ पे एक एक्वस कोर बनती है, जहाँ पे आप वाटर सोल्यूबल ड्रग को भर सकते हैं, यहाँ पे आप लिपिड सोल्यूबल ड्रग को भर सकते हैं। देखो दिखा रखा हाइड्रोफोबिक जो ड्रग है, यानी कि जो वाटर हीटिंग है, वो यहाँ भर सकते हैं। देखो भरा हुआ दिखा रहा है, ये जो दाने दाने से दिख रहे हैं ब्लूइश कलर में, ये हाइड्रोफिलिक ड्रग को आप यहाँ भर सकते हैं। और एम्पीफिलिक, यानी कि जो दोनों नेचर की होती हैं, वाटर और लिपिड सोल्यूबल, आप उनको इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसमें बस फॉस्फोलिपिड की जगह यहाँ पे नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट है। तो एक्वस कोर पहला इसका रहेगा कि भाई ये सेंट्रल पार्ट होता है, इसमें हम वाटर सोल्यूबल ड्रग को भर सकते हैं। बाकी नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट की बाई लेयर होती है, जैसे कि एग्जांपल आप स्पेन 60 है, 2 in 20 है, तो ये आपके नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट के एग्जांपल हैं। तो इसका जो टेल वाला रीजन होता है, ये वाला टेल वाला रीजन, इसमें आप जो है वाटर इंसोल्यूबल या कहें तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग को होल्ड कर सकते हैं, भर सकते हैं। बाकी इसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी एंड स्टेबिलिटी टू द बाई लेयर। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी भरा रहता है, जो कि इसको मजबूती देता है। ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस बात कर लेते हैं, तो ये नॉन टॉक्सिक है और सेफ़ होता है ड्रग को डिलीवर करने में। बाकी मैंने इसका एडवांटेज यहाँ पे ये हो जाता है कि ये मोर स्टेबल रहता है लाइपोसोम के कंपेयर में, ड्यू टू लेस ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और उधर दूसरी तरफ जो आपका फॉस्फोलिपिड है वो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट है इट कैन कैरी बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक ड्रग, दोनों को ही कैरी कर सकता है। एंड टारगेटेड एंड कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग, जो ड्रग की डिलीवरी होगी वो कंट्रोल तरीके से होगी और वो टारगेट पर होगी। और ये थोड़ा चीप है, कॉस्ट इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू लाइपोसोम। अब डिसएडवांटेज इसके हैं, जैसे कि पहला है प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि फॉर प्रिपरेशन रिक्वायर प्रिसाइज कंडीशन। इसको बनाने में थोड़ा मतलब कि दिक्कतें होती हैं, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि प्रिपरेशन कॉम्प्लेक्स होती है इसकी तरीका। नेक्स्ट है रिस्क ऑफ ड्रग लीकेज ड्यूरिंग स्टोरेज के दौरान कई बार ड्रग लीकेज भी हो सकता है, उसका रिस्क रहता है। नेक्स्ट है लो इनकैप्सुलेशन कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा ड्रग को नहीं इसके अंदर आप भर सकते हैं। लास्ट में है स्टेबिलिटी इशू ड्यू टू पीएच एंड टेम्परेचर या फिर पीएच की वजह से स्टेबिलिटी इशू भी यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनकी एप्लीकेशन क्या है। देखिए एप्लीकेशन सेम वही रहेंगी जैसे अभी आपने लाइपोसोम की देखी थी, कि ये जो है टारगेट साइट पर कंट्रोल तरीके से ड्रग को डिलीवर करेगा, चाहे एंटी कैंसर ड्रग हो, एंटीबायोटिक हो या एंटी इन्फ्लेमेटरी हो। ठीक है।
जीन थेरेपी में DNA या RNA को डिलीवर करने में, और कॉस्मेटिक्स में भी वही सेम यूज़ है। बाकी एक और एक्स्ट्रा यूज़ है इसका यहाँ पे कि एज कैरियर्स फॉर एंटीजन इन वैक्सीन, वैक्सीन में एंटीजन को कैरी करने में एज ए कैरियर भी ये यूज़ होता है। ठीक है, तो ये जो अभी आपने कवर करा है नियोसोम एंड लाइपोसोम को डिटेल में कवर करा है, जो अगर लॉन्ग क्वेश्चन अगर यूनिट 4 से बन जाता है तो आपने इस तरीके से इसको कवर करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूनिट 4 से जो भी क्वेश्चन इंक्लूड होते थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। लास्ट में जो यूनिट 5 है ना, उससे एक क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड होता है, और वो क्या होता है यहाँ पे है लास्ट में, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स क्या होते हैं ये आपने यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 5 रहेगी, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो इंक्लूड हुआ है यहाँ पे कि डिफाइन ऑक्साइड्स विद एग्जाम्पल, जो कि 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली वर्ड को ब्रेक कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा उससे। ऑक प्लस सर्ट, ऑक का मतलब है ऑकुलर यानी कि आई यानी कि आँख, एंड यहाँ पे सर्ट जो आया है वो इंसर्ट से आया है, यानी कि आँख के अंदर इंसर्ट करना है किसी चीज़ को, प्लेस करना। तो बेसिकली ऑक्साइड में छोटे से डिवाइस होते हैं जो कि मतलब कि थिन स्मॉल डिवाइस हैं जो कि आपकी आँख में जो है इंसर्ट किए जाते हैं, और ये लंबे टाइम तक, कम से कम 1 हफ्ता या महीनों भर भी तक ये जो है ड्रग की डिलीवरी करते हैं लगातार। ठीक है, और ये जो है जैसे आपकी आँख से रिलेटेड जो दिक्कत है जैसे ग्लूकोमा है, मोतियाबिंद है, तो उसके लिए ये होते हैं, यानी कि बार बार आपको डोज ना लेनी पड़े, बार बार आई ड्रॉप ना डालनी पड़े, दवाई ना खानी पड़े, तो आप ऑक्साइड्स डिवाइस को जो है अपनी आँख में इंसर्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा ये आपको अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाऊं कि जैसे ये आँख में आपको दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरीके से ये होता है, ये यहाँ पे दिख रहा है, और इसमें ये बना कुछ इस तरीके से लेयर्स में होता है, जैसे कि आपको ऊपर और नीचे जो दिख रहा है ये ट्रांसपेरेंट रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन होती हैं, जो कि आपको दिखेंगी नहीं क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे ब्लू इसमें दिखा रखा है। बीच में जो आपको दिख रहा है वो पिलोकार्पिन रिजर्वायर है, यहाँ पे हमारी ड्रग का रिजर्वायर, जिसके एग्जाम्पल ग्लूकोमा को ठीक करने में पिलोकार्पिन का हम यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे भर रखा है। ठीक है, और ये जो चीज़ है जो बीच में आपको इस तरीके से लाइन की तरह जो दिख रही है, ये एक विजिबल एनुअल रिंग होती है जो कि हेल्प करती है हैंडलिंग में। तो ये जो दिख रही है इस तरीके से, तो कहने का मतलब है कि इसके अंदर लेयर है जो आपको ट्रांसपेरेंट होने की वजह से नहीं नज़र आ रही हैं, जिसमें आपकी ड्रग भरी हुई है। तो इसकी मैंने आपको एक थोड़ी सी वीडियो दिखा देता हूँ, जो कि मैं यहाँ पे इस वजह से ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से, ताकि क्लेम वगैरह ना हो। तो ये कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, और जैसे आप देखोगे ये आँख में या तो आप नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर जैसे यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से इनविजिबल भी ये हो जाता है। ठीक है, तो पर ये है कि आप इसको अकेले में या मतलब खुद करना इसको थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसके लिए ना ज़रूरी होगी कोई आपका ध्यान रखने के लिए। तो कुछ इस तरीके से ये इंसर्ट होता है। क्लियर हुआ कि ये ऑक्साइड क्या होते हैं? तो सिंपल आपने डिफाइन करना है, आपको प्रैक्टिकली क्लियर हुआ होगा कि ऑक्साइड आर स्मॉल थिन स्टेराइल एंड फ्लेक्सिबल डिवाइस डेट प्लेस्ड इन द आई यानी कि कंजक्टिवल सैक टू रिलीज मेडिसिन स्लोली ओवर टाइम। कि ऑक्साइड क्या होते हैं? छोटे से, पतले से, स्टेराइल मतलब अच्छे तरीके से इनमें कोई माइक्रो वगैरह नहीं हो, मतलब माइक्रो फ्री रहें। फ्लेक्सिबल डिवाइस होते हैं जो कि आँख में कंजक्टिवल सैक में ये जो है इंसर्ट किए जाते हैं और मेडिसिन को लंबे टाइम तक यहाँ पे ये रिलीज़ करते हैं। एग्जाम्पल इसके पिलोकार्पिन ऑक्साइड आते हैं, जो कि अभी मैंने आपको इमेज वीडियो भी दिखाई, वो इसी की है, जो ग्लूकोमा को ठीक करता है। और ये ग्लूकोमा जो मोतियाबिंद है उसके लिए अगर आपने ठीक करना है, बार बार दवाई या कहें तो आपको पिलोकार्पिन की आई ड्रॉप डालनी होगी, तो आपका सोल्यूशन ये है कि भाई एक बार इसको लगा लो, 7 दिन तक आप एकदम निफरा में रहो। तो ये रहेगा। बाकी यहाँ पे लिखा है ऑक्साइड्स रिड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड इम्प्रूव द बायो अवेलेबिलिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। जो ऑक्साइड्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, आपको बार बार एडमिनिस्ट्रेट नहीं करनी होगी डोज को या ड्रग को, और बायो अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी बढ़ेगा। क्लियर हो गया? तो ये सिंपल तरीके से आपने ऑक्साइड को समझा है। तो यहाँ पे फाइनली इस तरीके से हमने जो है कवर कर लिया है, जो भी क्वेश्चन हमारे इंक्लूड हुए हैं 5 यूनिट से, आपने 3rd पार्ट में कवर कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग फार्मेसी वाला। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो अभी आपका लास्ट बचा है फार्मेसी प्रैक्टिस का, बाकी जो आपका इंस्ट्रूमेंटल है, इंडस्ट्रियल है, वो हमने कवर कर लिया है पार्ट 3, तो उनको भी आप देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।